रिज्यूम रिकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा ये है कि जो मिड टर्म से पहले हमने सारी चीज देखी थी ना, वो हम लोगों ने देखा था बिफोर मिड टर्म। मैं यहाँ लिख देता हूँ जी, बिफोर मिड टर्म जो हमने, जो बहुत डिटेल हमने चीज पढ़ी है, वो हमने पढ़ा है x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू और y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। बहुत डिफरेंट तरीके से हमने इसकी, और मतलब ये एलटीआई सिस्टम होता है, और फिर ये है कि इसका डिस्क्रीट फॉर्म, इसका कंटिन्यूस फॉर्म, इसका फ्री सोल्यूशन, फोर्स सोल्यूशन, मतलब वो सब चीज हमने बहुत डिटेल में देख चुके हैं। इसका स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, स्टेट्स क्या होती हैं, किस तरह इवॉल्व करती हैं, वो सब हम देख चुके हैं। आज जो चीज हमको देखनी है, जो मिड टर्म के बाद, आफ्टर मिड टर्म, हम लोगों को अब जो शुरू करना है, हमारा सारा का सारा फोकस होगा अब y इज इक्वल टू ए एक्स पे। आप गौर से इसमें देखें कि यहाँ पे हमारे पास x डॉट एक डेरिवेटिव था, और वो ए एक्स प्लस बी यू, मतलब ये एक सिस्टम था, मतलब ये उसकी, मतलब ये एक डायनेमिकल सिस्टम में जैसी इक्वेशंस थी जो स्टेट स्पेस से मॉडल किया जाता था। हम अब मिड टर्म के बाद जो सारी चीज देखेंगे, वो, एक मिनट, कोई पार्टिसिपेंट्स पे कोई है, कोई वेटिंग रूम में? क्या नहीं, वेटिंग रूम में कोई नहीं है। तो हम जो चीज देखेंगे वो हम वाई इक्वल टू एक्स देखेंगे। अच्छा, वाई इज इक्वल टू ए एक्स, ये बहुत वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स के अंदर ये चीज आती है, और बहुत मल्टीपल फील्ड्स के अंदर ये चीज आती है। मतलब ये है कि इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, मतलब इमेज मैचिंग के अंदर, इसी तरह सिग्नल्स के अंदर, इसी तरह ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, मतलब ये वाले कॉन्सेप्ट इसके बहुत ज्यादा आते हैं, और इसकी बहुत बहुत वेरीड एप्लीकेशन है। तो वो इंशाल्लाह, मतलब ये है कि अब मिड टर्म के बाद जो हम शुरू करते हैं वो इसकी डिटेल्स हम शुरू करते हैं। तो हम लोगों को जो बात शुरू करनी है, यहाँ पे कुछ उसके बारे में कि हम जो बुक्स इसमें देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे अब ये जो इसके अंदर और भी कुछ बुक मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये 3 बुक्स कम से कम, ये चैप्टर 3 ये जो ये अभी लेक्चर 6 चल रहा है, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा चैप्टर 3, और द नेम ऑफ द बुक इज लीनियर सिस्टम थ्योरी एंड डिजाइन बाय चेन, ठीक है, काय सॉन्ग टेन, ये चेन। और दूसरी जो बुक है वो आपके पास है वेक्टर्स एंड लीनियर वेक्टर स्पेसेस फ्रॉम विलियम ब्रॉगन, उसका चैप्टर 5 है विलियम ब्रॉगन का, और एप्लोविच का मैट्रिसेस ओवर अ फील्ड चैप्टर 5। तो ये कि इन तीनों के अंदर सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ये कि मैंने जो ये अपना ये पूरा ये लेक्चर प्रिपेयर किया तो इन 3 बुक से प्रिपेयर किया, ठीक है। इसका रीजन यही होता है कि जो मुझे जो चीज ज्यादा बेहतर नजर आती है, उसकी ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन होती है, इस वजह से मैं वहां से ले लेता हूँ उसको। स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, बेसिक नोटेशन चेन का, तो ये मैंने लिख दिया है, दिस इज द नेम ऑफ द बुक, चेन। अच्छा, एज वी सॉ इन द प्रीसीडिंग चैप्टर, अब तो चेन का जो चैप्टर 2 था, बेसिकली वो पूरा का पूरा वो था जो हमने मिड टर्म से पहले कवर किया, और उसमें और मतलब ये है कि मतलब जो हमने कवर किया उसमें और बहुत ज्यादा चीजें थी, लेकिन चेन का चैप्टर 2 बेसिकली वाज ऑल अबाउट एलटीआई सिस्टम्स, जो आप लोग कवर कर चुके हो। अच्छा, यहाँ पर क्या है, एज वी सॉ इन द प्रीसीडिंग चैप्टर ऑफ चेन, दैट इज चैप्टर 2, ऑल पैरामीटर्स दैट अराइज इन द रियल वर्ल्ड आर रियल नंबर्स। तो मोस्टली हम रियल नंबर्स की बात कर रहे होते हैं, बहरहाल बाज़ कॉम्प्लेक्स भी होता है, लेकिन हम रियल वर्ल्ड, मतलब ये रियल नंबर्स में अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। Therefore, we deal only with real numbers unless stated otherwise. Or and throughout this text, ठीक है, just a minute, एक मिनट, pause recording, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे throughout this text, अच्छा लिए हम real numbers की बात करेंगे, हम complex numbers की बात नहीं करेंगे, imaginary की बात नहीं करेंगे। Let A, B, C and D are be respectively। अब उसने यहाँ पे 4 matrices लिए, वो कुछ मैट्रिसेस के बारे में आपको बात समझाना चाह रहा है यहाँ पे, और वो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बस ये ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो मेजर फोकस है मिड टर्म के बाद वो y इक्वल टू ax पर होगा, लेकिन यहाँ पे हम मैट्रिक्स और वेक्टर नोटेशन को अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे इस जगह पे। लेट a b c and d be respectively n क्रॉस m, और ये आपके पास रियल मैट्रिसेस। अच्छा, ये 4 मैट्रिसेस हैं, लेट मी राइट दीज मैट्रिसेस हियर, और फिर मैं उससे आपको बात समझाता हूँ। सबसे पहले उसने कहा ए जो आपके पास है वो n क्रॉस m है, तो ए आपके पास जो मैट्रिक्स है, the elements of the matrix A comes from this is n cross m। इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास A जो मैट्रिक्स है उसके अंदर n रोज है, रोज आर n, और कॉलम्स उसके अंदर m है। तो यहां पे अगर मैं रोज की बात करता हूं तो आपके पास यहाँ पे इसकी रोज हो गई 1
n, और इसके जब कॉलम्स की बात करता हूं तो आपके पास हो गया 1 से लेके m तक, तो आपके पास 1 से लेके m तक ये आपके पास कॉलम्स हो गए उसके, और ये आपके पास रोज है, ठीक है। तो ए इज अ मैट्रिक्स, और ये जो मैंने नोटेशन यहाँ पे लिखी है, दिस इज इट मींस द नंबर, द वैल्यूज ऑफ ए दे आर कमिंग फ्रॉम रियल नंबर्स, ठीक है। और n क्रॉस m आपके पास ये वेक्टर स्पेस है, ठीक है। ये सब बातें हम अभी देखेंगे। तो दूसरा जो वेक्टर में जो आपके पास मैट्रिक्स है, दैट इज बी। ये आपके पास जो बी है, मतलब मैं इन दोनों पे अभी इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि अभी इन्हीं के बारे में बात हो रही है, बाकी फिर आगे भी मैं बताऊंगा सी और डी के बारे में भी। जो बी आपके पास है वो m क्रॉस r है, तो बी, elements of b come from this वेक्टर स्पेस, और आपके पास दिस इज m क्रॉस r, और m क्रॉस r को अगर आप लिखेंगे तो इसकी आपके पास नंबर ऑफ रोज इज 1 to m, और इसके कॉलम्स आपके पास कितने हैं, 1 से r तक, ठीक है। तो ये आपके पास कॉलम्स हो गई, ये उसकी रोज हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर वो एक जो आप लोगों की बेसिक नॉलेज है सारी मैट्रिसेस की और सारी वो सब इस्तेमाल होगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, तो उसको समझने की जरूरत है। यहाँ पे उसने लिखा a इंटू बी। मैं आपको पहले अंडरग्रेड की कॉन्सेप्ट से एक बात समझाता हूँ, फिर यहाँ पे एक बात समझाता हूँ। a इंटू बी उसने लिखा है यहाँ पे। हम अपने अंडरग्रेड में a इंटू बी को हम क्या समझते हैं, हम सिंपल कहते हैं कि भाई ये आपके पास दो मैट्रिसेस है जो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a आपके पास जो मैट्रिक्स है वो आपके पास n क्रॉस m है, और दूसरा आपके पास जो मैट्रिक्स b है दैट इज m क्रॉस r। अच्छा, ये हमारी बेसिक नॉलेज है कि ये दो डायमेंशंस मैच करने चाहिए, अगर ये मैच नहीं करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। ये दो मैच करने चाहिए फॉर द मल्टीप्लिकेशन टू टेक प्लेस, और रिजल्टिंग जो आपके पास आंसर बनेगा, वो रिजल्टिंग आंसर जो बनेगा दैट इज अ मैट्रिक्स, लेट्स कॉल इट y। वैसे ही मैं कह रहा हूं इसको, और कुछ नहीं, लेट कॉल दिस मैट्रिक्स y। ये y आपके पास जो बनेगा उसका जो डायमेंशन होगा, y का जो डायमेंशन होगा, एलिमेंट्स ऑफ y, वो आपके पास होगा n क्रॉस r। तो y belongs to this vector space n क्रॉस r, ठीक है। आई होप ये बहुत बेसिक बात है जो हमारी अंडरग्रेड की नॉलेज है कि भाई इस तरह करके होता है जब भी हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास n क्रॉस r का मैट्रिक्स आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अब आप नोटेशन देखो इसने किस तरह लिखी है चेन के अंदर, और ये नोटेशन बहुत सारी एडवांस बुक्स में इस तरह ही लिखा जाता है। उसने कहा a को मैंने इस तरह करके लिखा और b को मैंने इस तरह करके लिखा। अच्छा, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये इनर प्रोडक्ट है, दिस इज एन इनर प्रोडक्ट, और जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और जो हम अपनी बेसिक नॉलेज के अंदर हम इसको a डॉट बी भी लिखते हैं, मतलब अपने बेसिक अंडरग्रेड में उससे पहले भी मतलब डॉट प्रोडक्ट इस तरह लिखा जाता है। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट का ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जी आपके पास पूरा a मैट्रिक्स है। ये ध्यान में रखिएगा कि ये आपके पास वेक्टर नहीं है, दिस इज अ मैट्रिक्स, a मैट्रिक्स। और ये जो आपके पास है, लेट मी यूज सम अदर कलर, ये आपके पास दिस इज द बी मैट्रिक्स। और यहां पर हो क्या रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ये आपके पास कह रहा है कि ये जो a1 एलिमेंट है ये b1 से मल्टीप्लाई हुआ और आपके पास a1 b1 आया, a2 आ गया b2 से मल्टीप्लाई आया, यू गेट a2 b2, am आपके पास bm से मल्टीप्लाई आया, यू गेट am bm। हम इस तरह की मल्टीप्लिकेशन हम बेसिक फॉर्म में हम देख चुके हैं। मतलब क्या कि अगर हमारे पास दो सिंपल हमारे पास जो है ना, वो फॉर एग्जांपल आपके पास मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल है 1 2 3 और -1 0 और 1 लेट सपोज, और ये आपके पास लेट सपोज ये दो थे जिसका नाम मैं कुछ भी कह देता हूँ, u इंटू वी मैं कह देता हूँ, और ये आपके पास u हो गया और ये आपके पास v हो गया। और जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो आपके पास आंसर क्या आता है, हमको ये पता है कि 1 विल मल्टीप्लाई विद -1 एंड 2 विल गेट मल्टीप्लाइड विद 0 एंड 3 विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 1। तो आपके पास जो आंसर बनेगा -1 प्लस 0 प्लस 3 इट विल बी 2, ठीक है। तो ये हमारे पास
और बहुत दफा इसको मतलब हम इसको इनर प्रोडक्ट को यू वी ट्रांसपोज इस तरह करके भी लिखते हैं, दिस इज द इनर प्रोडक्ट। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ समझाने चाह रहा हूँ कि ये जो आपके पास अभी मैंने बताई थी ये हमारी बेसिक नॉलेज है, दिस आर बेसिक नॉलेज। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो ऑपरेशन वो अप्लाई कर रहा है वो मैट्रिसेस पे अप्लाई कर रहा है। वो सिंपल यू और वी तो आपके पास ये रेक्टेंगुलर आपके पास बिल्कुल ये आपके पास वेक्टर्स थे बेसिकली, ये मैट्रिसेस नहीं थे एक तरह से, मतलब मैट्रिक्स इज हैविंग ओनली अ सिंगल रो और अ सिंगल कॉलम, तो ये वेक्टर्स थे आपके पास। तो ये आपके पास बहुत बेसिक बात है। यहाँ पर वो बिल्कुल कुछ और कह रहा है। वो कहता है ए मैट्रिक्स जो आपके पास है ना, मैं अगली स्लाइड पे जाता हूँ और फिर वहां समझाता हूँ। ए मैट्रिक्स का जो A1 है वो B1 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अच्छा A1 आपके पास जो है ना, ये A1 ये सिंगल एलिमेंट नहीं है। A1 आपके पास जो है ना ये बेसिकली पूरा का पूरा कॉलम है। मतलब ये जो आपके पास एंट्री लिखी हुई है, दिस इज द कंप्लीट कॉलम। कौन सा कॉलम आपके पास? वो आपके पास ये वाला कॉलम है। इसको मैं किस कलर से, वो ये कॉलम है, ये जो अगर 1 से n तक लिखा हुआ है, और ये A1 जिसको वो कह रहा है A1, तो इसको मैं यहाँ पे इसको लेकर आता हूं। आपने ये चीज इससे पहले शायद ना देखी हो, इस तरह की नोटेशन। तो A1 इज अ कंप्लीट कॉलम, A2 इज अ कंप्लीट कॉलम और AM इज अ कंप्लीट कॉलम, B1 इज अ कंप्लीट रो, B2 इज अ कंप्लीट रो एंड BM इज अ कंप्लीट रो। तो ये बेसिकली ये A और B दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन उस तरह मल्टीप्लाई कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पर एक और चीज भी है जो कि यहाँ पे मैंने ये सब पूरी एक्सप्लेन की हुई थी कि जी A आपके पास n क्रॉस m है और B आपके पास m क्रॉस r है और A भी आपके पास जो है ना वो n क्रॉस r है। ये मैं अभी बात समझा चुका हूँ ये n क्रॉस r क्यों है, क्योंकि आपके पास n क्रॉस r ये है और इन दोनों का लाजमी सेम होना जरूरी है। तो जब यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो इसको समझना कि ये जो A1 आपके पास है विच इज, जी आप में से किसी ने कोई सवाल पूछा है, एक सेकेंड ठहरे। सॉरी जस्ट रीच फ्रॉम होम फ्रॉम यूनियन। बिलाल कोई मसला नहीं है, तुम चौथे आदमी हो माशाल्लाह, पता नहीं मिड टर्म के बाद या फिर अक्सर उन्होंने ड्रॉप कर दिया है या पता नहीं, वल्लाह आलम, जो भी है कोई मसला नहीं है। जी सर बस मैं अभी अभी पहुंचा हूँ बस मैं। नहीं नहीं बिलाल कोई मसला नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि जब टोटल चौथे आदमी तुम आए हो अभी क्लास में। अच्छा अच्छा हाँ सही। अक्सर माशाल्लाह जो है ना वो या फिर तो वो ड्रॉप कर चुके हैं या वो एब्सेंट है, गॉड नोज, अल्लाह ही जानता है। सही तो कोई ठीक है मसला सर। नहीं है, बट आई लव दिस थिंग, आई कीप ऑन टीचिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पे जो बात हो रही है कि ये A1 एक पूरा कॉलम है और B1 पूरी रो है, तो A1 B1 जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको समझना है कि A1 B1 क्या चीज है। तो A1 जो आपके पास है बेसिकली मैट्रिक्स का, A मैट्रिक्स का पहला पूरा कॉलम था जिसके अंदर ये सारी एंट्रीज थी। मतलब क्या, अगर मैं A1 को इस तरह लिखना शुरू करूं, A आपके पास हो गया A11 A12 इस तरह करके, और A21 A22 इस तरह करके, और A31 इस तरह करके, तो A आपके पास जो चीज बनेगी वो AN1, क्योंकि आपके पास A के अंदर n रोज है, और यहाँ पे आपके पास A1M बनेगा, और करते करते यहाँ पे आपके पास ANM बनेगा। तो ये A मैट्रिक्स है। तो ये जो आपके पास है, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, जो ये है बेसिकली उसका डायमेंशन n क्रॉस 1 है। और दूसरा जो आपके पास B मैट्रिक्स है, ये आपके पास जो है ना, ये जो B लिखा हुआ है B1, ये B1 कोई सिंगल एंट्री नहीं है, ये B1 पूरी की पूरी रो है B मैट्रिक्स की। तो अगर मैं B मैट्रिक्स को लिखना चाहूं तो ये B मैट्रिक्स है। B मैट्रिक्स के अंदर आपके पास क्या बनेगा, लेट्स सपोज आई राइट हियर, इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे कि जी आपके पास ये हो गया B11 B12, करते करते आपके पास B1R और B21, और ये करते करते आपके पास होगा, और ये आपके पास BM1, और ये आपके पास BM इंटू R। तो जब यहां पर वो लिखता है B1, तो वो अगर B1 का मतलब उसका ये होता है कि ये पूरा का पूरा पूरी पहली रो, ये B1 है बेसिकली, दिस इज B1। तो ये बहुत यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आदमी बिल्कुल बाज़ दफे तो ख्याल नहीं करता, और ये बहुत बेसिक नोटेशन है इसकी। तो B1 इज अ कंप्लीट रो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, a complete row of B and complete column of A। तो ये जो आपके पास चीज बनी A1 इंटू B1, इसका डायमेंशन क्या बनेगा? इसका डायमेंशन सीधी बात है, मैं यहां से देखूंगा कि जी यहाँ पे गौर से तुम देखो, यहाँ पर है
n क्रॉस 1 A1 का डायमेंशन हो गया और 1 क्रॉस R B1 का डायमेंशन हो गया। A1 का डायमेंशन ये हो गया, B1 का डायमेंशन ये हो गया। तो n क्रॉस 1 इंटू 1 क्रॉस R, तो यू विल गेट n क्रॉस R। तो ईच एंट्री इज अ n क्रॉस R मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आपके पास एंट्री है, ये वाली एंट्री, ये n क्रॉस R मैट्रिक्स है, तो ये एंट्री भी n क्रॉस R है, ये सारी n क्रॉस R है। तो आपके पास रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनेगा वो n क्रॉस R बनेगा। और ये बात मुझे अपनी अंडरग्रेड की नॉलेज से भी पता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ये मेरी अंडरग्रेड की नॉलेज थी कि जी अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा n क्रॉस m और m क्रॉस r, तो ये है कि मेरे पास जो चीज बनेगी दैट इज द रिजल्टिंग इज n क्रॉस r, तो वो आपके पास एक सिंपल मैट्रिक्स n क्रॉस r बन जाएगा। यहाँ पे उसने वही चीज है लेकिन एक डिफरेंट अप्रोच से उसने n क्रॉस r मैट्रिक्स बनाया है। और यहाँ पे ये सारी जो एंट्रीज है a1 b1 a2 b2 ये सब आपके पास n क्रॉस r मैट्रिसेस हैं, दे आर नॉट स्केलर वैल्यूज। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है मुझसे पूछ लो यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद फिर अगला वाला, फिर उसका अगला वाला मैं बताता हूँ, लेकिन ये कि ये सब एक ही बात, मतलब ये कि ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे भी चीज क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा रिवाइज करवा दीजिएगा, मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया ये अच्छा, चीज। बिलाल सिर्फ ये कि ए और बी दो मैट्रिसेस हैं और आपके पास ए और बी जब हम मैट्रिक्स अंडरग्रेड हमारी नॉलेज ये कहते हैं दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो उसका डायमेंशन ये होना चाहिए कि आपके पास पहले वाले का कॉलम और दूसरे की रोज मस्ट बी सेम, तब मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। और जो रिजल्टिंग आपके पास मैट्रिक्स बनेगा, वो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आपके पास बनेगा, उसके अंदर आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे वो पहले वाले के रोज और दूसरे वाले के कॉलम्स होंगे, वो आपके पास n क्रॉस r का मैट्रिक्स बनेगा, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे उसने एक और तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करवाई है, तो वो मैंने भी बता रहा था, वो तुम अभी जब जब ये रिकॉर्डेड लेक्चर होगा उसको तुम सुन लेना, उसके अंदर तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। ठीक है सर, अगला ठीक वाला है। तुम्हारे पास जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बातें हैं, लेकिन ये डिफरेंट तरीके से एक ही कॉन्सेप्ट को समझा रहा है, मल्टीप्लिकेशन बट इन डिफरेंट फॉर्म्स। क्योंकि ये हमारे पास जब हम आगे एप्लीकेशन लेवल पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने पिछले 5-6 महीने में मैं कंप्यूटर विजन पे काम कर रहा था, इमेज प्रोसेसिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, कंट्रोल्स में, एस्टिमेशन में, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन में, यू नेम इट। फाइनेंस के अंदर मतलब आपके पास इसकी, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर इसकी बहुत एप्लीकेशंस हैं। तो ये कि ये बेसिक मैथ्स जो है इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। ठीक है, अच्छा सेकंड कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है कि उसने कहा कि जी आई एम मल्टीप्लाइंग सी विद ए। अब यहाँ पे गौर से देखो, ये दोबारा A1 इज अ कॉलम, A2 इज अ कॉलम, AM इज अ कॉलम, ये सिंगल एंट्री नहीं है। ठीक है, अगर तुम ओरिजिनल बुक तुम्हारे पास है, तुम्हें आइडिया होगा। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट मुझे करनी थी कि चेन की अगर तुम लोगों को ओरिजिनल मतलब पीडीएफ मिल जाए ना, मेरे पास पीडीएफ इसकी ओरिजिनल नहीं है, मैंने फोटोकॉपी करवाई थी और फिर उसकी पीडीएफ कन्वर्ट की थी। ओरिजिनल अगर तुम लोगों को मिल जाए ना तो वो प्लीज मुझसे शेयर कर लेना। यहाँ पे C इज अ कंप्लीट मैट्रिक्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिस इज अ मैट्रिक्स, C इज अ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का क्या डायमेंशन है यहाँ पे लिखा हुआ है, C मैट्रिक्स का आपके पास जो डायमेंशन है वो आपके पास हो गया L क्रॉस N। तो आपके पास यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि जी L क्रॉस N का आपके पास ये C मैट्रिक्स है, उसका डायमेंशन L क्रॉस N है। और A आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये जहन में रखना कि दिस इज द कंप्लीट मैट्रिक्स A, और ये उसका A1 पहला कॉलम है, A2 दूसरा कॉलम है, AM उसका आखिरी कॉलम है। ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई कर रहा है, तुम देखो यहाँ पे उसने किस तरह मल्टीप्लाई किया, उसने ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन की कि C को उसने मल्टीप्लाई किया विद A1, फिर C को A2 के साथ, फिर C को A, इस तरह करके, और ये जो आपके पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स बना, दिस इज CA। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे थोड़ी मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेट मी क्विकली फाइंड द डायमेंशन ऑफ CA। CA का डायमेंशन क्या होगा? तो मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं है, टेल मी द डायमेंशन ऑफ C। C का डायमेंशन मेरे पास क्या है? L क्रॉस N। और A का डायमेंशन मेरे पास क्या है? A का डायमेंशन मेरे पास है N क्रॉस M। तो ये मुझे पता है कि CA का जो डायमेंशन होगा, लेट से दिस इज मैट्रिक्स W, तो ये W आपके पास L क्रॉस M। तो ये आपके पास L क्रॉस M। ठीक है, तो ये मुझे पता है कि भाई ये डायमेंशन CA का जो है ना L क्रॉस M होना चाहिए। अब मैं ये देखता हूँ यहाँ पे कि ये जो चीज मैंने यहाँ पे बनाई है, जिस तरह मतलब जिस तरह बुक वाला उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि इसका डायमेंशन भी ये L क्रॉस M बनेगा या नहीं बनेगा, मैं एक एंट्री का डायमेंशन देखता हूँ, एक एंट्री का, दैट इज CA1। कि CA1 मेरे पास क्या चीज है? CA1। तो मैं कहता हूँ C का डायमेंशन क्या है? आई नो दैट इट इज L क्रॉस N। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A1? A1 मुझे पता है ये पहला कॉलम है, A1 में यहां पे चला गया, ये पहला कॉलम है, तो इसका डायमेंशन आपके पास होगा, क्या डायमेंशन होगा इसका? N क्रॉस 1। वेरी गुड, N क्रॉस 1।
तो मेरे पास जो रिजल्टिंग चीज बनेगी दैट इज L×1। तो मेरे पास यहां पर ये जो चीज आई CA1, इसका डायमेंशन L×1 है। अब ये L×1 करते करते मेरे पास जो है ना, ये आपके पास ये M इसके अंदर जो है ना, मतलब ये L×1, L इसकी रोज है और ये 1 इसका कॉलम। तो ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। इसी तरह ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये पूरा जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डायमेंशन फिर L×M होगा, क्योंकि हर इंडिविजुअल आपके पास L×1 L×1 L×1, और ये कितने हैं, ये 1 से लेके आपके पास ये M तक है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के। एक वो बता दी, एक तो आपके पास अंडरग्रेड की नॉलेज से, एक आपके पास 3.1 एक 3.2 है, और एक 3.3 आपके पास हो गया। 3.3 आपके पास और 3.2 बहुत सिमिलर हैं कि बी यहाँ पे, अब यहाँ पे B1 क्या है, B1 इज अ रो, B2 इज अ रो ऑफ B, BM इज अ रो ऑफ B, और ये D आपके पास एक पूरा मैट्रिक्स है। तो मैं इस मतलब बेसिक मेरी जो चेकिंग होती है हमेशा की, वो हमेशा होती है आपके पास डायमेंशन से। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले BD का डायमेंशन देखता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ कि ये चीज क्या वैलिड है जो लिखी हुई है मेरे पास। तो BD मेरे पास हो गया, देखो B का डायमेंशन मेरे पास हो गया M×R, B का डायमेंशन मेरे पास है M×R, और मेरे पास D का डायमेंशन आपके पास R×P। ठीक है, अभी ये छोड़ दो, ये डायमेंशन ऐसे क्यों है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कोई खास, लेकिन मतलब ये कि बस ये कॉन्सेप्ट आपको बताना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कितने तरीके से हो सकती है और इसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होती हैं जब हम काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब ये कि B×D, तो ये मुझे पता है कि जी R and R मस्ट बी सेम, और जो आपके पास रिजल्टिंग डायमेंशन होगा M×P होगा। तो BD का आपके पास जो डायमेंशन है दैट इज M×P। अब मैं यहाँ और से देखता हूं कि क्या मेरे पास क्या इसी तरह का नोटेशन आ रहा है कि नहीं। B1 इज द फर्स्ट रो, इज द फर्स्ट रो, इस रो का क्या डायमेंशन है, मैं यहाँ पे जाता हूँ 1×R, 1×R है, ये आपके पास है, दिस इज द B1 रो। तो 1×R इसका डायमेंशन हो गया, तो यहां पे मैंने लिखा 1×R, और ये आपके पास जो D है इसका जो डायमेंशन मुझे पहले पता है कि वो आपके पास है R×P। तो जब मल्टीप्लाई होकर चीज बनेगी तो ये जो आपके पास एंट्री है इसका डायमेंशन बनेगा 1×P। तो ये आपके पास एक रो बनेगा, एक रो 1 फर्स्ट रो विद P एलिमेंट्स। फिर ये आपके पास इसका डायमेंशन भी 1×P है, ये हर एक का डायमेंशन 1×P है, और ये आपके पास अल्टीमेटली जो मैट्रिक्स बनेगा ये M×P मैट्रिक्स बनेगा। ये जो M×P मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आपके पास अल्टीमेटली यू विल गेट एन M×P मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ये तो आपको बाद में समझ में आएगी, अभी इसकी बात अभी ये क्लैरिटी नहीं होगी कि इसने इस तरह की मल्टीप्लिकेशन क्यों सिखाई है। वी मूव ऑन। अच्छा, ये बात मैं पूरी समझा चुका कि ये बस क्लियर होना चाहिए कि हर एंट्री आपके पास N×R की एंट्री है, ये अगर नॉर्मल ये स्केलर वैल्यूज नहीं है। अच्छा, नाउ व्हाट इज द वेक्टर स्पेस, मैंने वेक्टर स्पेस की भी बात की, लेकिन ये कि हम इसको शुरू करते हैं। एक मिनट, ये तो सही है। अच्छा, a vector space involves 4 things, 2 sets V and F। वेक्टर स्पेस हम किस तरह डिफाइन करते हैं, उसके अंदर 2 सेट्स होने चाहिए V के, मतलब ये कि 2 वेक्टर्स उसके अंदर हों, और F एक फील्ड है आपके पास। ठीक है, फील्ड का मतलब आपके पास वो जो एंट्रीज हैं वेक्टर स्पेस की, मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं, तो वो आपके पास जो है वो किससे बिलोंग करती हैं, क्या वो रियल फील्ड है या वो कॉम्प्लेक्स की फील्ड है, वो ये कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। A vector space involves 4 things, 2 sets V and F, मतलब उसके अंदर वेक्टर्स होने चाहिए, वेक्टर्स डिफाइंड ओवर फील्ड होनी चाहिए, और उसके अंदर आपके पास 2 ऑपरेशन होने चाहिए, एक वेक्टर एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर्स, फील्ड, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये 4 चीजें अगर आपके पास मौजूद हैं, ये डिफाइंड हैं, तो यू हैव अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, V इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड वेक्टर्स। इसके अंदर बाज दफा एक एलिमेंट भी होता है, बाज दफा इनफाइनाइट एलिमेंट्स भी होते हैं, बाज दफा इसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी होते हैं।
तो V आपके पास जो है ना एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसके वो वेक्टर्स कहलाते हैं. Although V can be quite general, we will usually consider V to be a set of n tuples or set of matrices. तो जनरली मतलब V can be मतलब ये कि quite general, लेकिन हम जो अभी अज्यूम करेंगे वो हम कहेंगे उसके अंदर उसकी वेक्टर स्पेस के लिहाज से हम बात करेंगे. जैसे अगर मैं लिखता हूं कि जी मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है और लेट मी कॉल इट V1 और फिर वो बिलोंग करती है आपके पास द एलिमेंट्स ऑफ V1 बिलोंग्स टू अ वेक्टर स्पेस N. तो इसका मतलब है कि आपके पास अगर मैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताऊं, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 2, तो V1 जो वेक्टर स्पेस है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उसकी 2 एंट्रीज होंगी. फॉर एग्जांपल कि V1 के अंदर आपके पास इस तरह के वेक्टर्स पॉसिबल हैं. ये इस तरह की बात है. तो V1 is a vector space or from R2 it means that every element, that is every vector in the vector space V1, it has 2 elements. अगर मैं इसको 3 कर दूंगा 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे, 4 कर दूंगा तो ये फिर उसका फिर आगे कॉन्सेप्ट आता है डायमेंशन का, वो सब वो हम इसमें देखेंगे. तो ये मतलब है यहाँ पे फील्ड का मतलब है कि भाई यहाँ पे ये जो डिफाइंड है ओवर रियल नंबर्स. बाद दफा कॉम्प्लेक्स में भी डिफाइंड होती है. बाद दफा आपके पास इस तरह करके लिखा होता है कि जी V is an element of this complex numbers. ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है लेकिन हम इसकी बात नहीं करेंगे. अच्छा, although V can be quite general, we will usually consider V to be a set of n tuples or a set of matrices. F is a scalar field. For us, F is either the field R of real numbers or the field of complex numbers. ठीक है, तो हम अपने इस कोर्स के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो इसको डिस्कस करेंगे, नॉट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अच्छा, ये 2 बातें हो गई कि V और F क्या चीज होती है. तीसरी चीज आपके पास हो गई वेक्टर एडिशन डिनोटेड बाय x plus y is an operation. ये फरा जावेद कौन है? फरा जावेद तो इस क्लास में नहीं होती हैं, पता नहीं किसी ने ज्वाइन किया, उनका नाम फरा जावेद है. नहीं, मेरे हिसाब से वो गलती से उन्होंने ज्वाइन किया था. अच्छा, वेक्टर एडिशन डिनोटेड बाय x plus y इज एन ऑपरेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ V. तो इसका मतलब है जो वेक्टर एडिशन आपके पास है वो इसके एलिमेंट्स के दरमियान है. मतलब ये कि जी यू शुड बी एबल टू परफॉर्म दिस एडिशन. आपके पास ये वाली एडिशन जो है ना, मतलब ये कि 1 2 plus 2 0 यू विल गेट 3 and 2. इस तरह की जो ऑपरेशन है ये पॉसिबल है. ठीक है, इसके अंदर ये वाले होने चाहिए तभी वो वेक्टर स्पेस बनेगी. अगर ये ऑपरेशन नहीं उसके अंदर हो सकता तो वो वेक्टर स्पेस नहीं बनती है. और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिनोटेड बाय अल्फा x इज एन ऑपरेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ f and v. मतलब ये है कि मैं यहाँ पर इस तरह करके डिफाइन कर सकता हूँ कि जी मेरे पास 2 multiplied by 1 2 which will give me 2 and 4. तो ये जो आपके पास चीज है, ये जो आपके पास ये ऑपरेशन पॉसिबल है. तो ये आपके पास मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज वेक्टर एडिशन, दिस इज वेक्टर एडिशन and this is scalar multiplication. ये दोनों पॉसिबल हैं इसके अंदर. ठीक है, मतलब ये अगर नहीं होंगी तो वेक्टर स्पेस नहीं बन सकती, ये बात है यहाँ पे. ठीक है, अच्छा मैं क्विकली अगर इसको मैं थोड़ा सा मतलब इसको डायग्रामेटिकली बताऊं कि जी आपके पास एक वेक्टर हो गया, यू हैव अ वेक्टर फॉर एग्जांपल लाइक दिस इज द वेक्टर v1 एंड दिस इज अनदर वेक्टर v2. तो ये जो आपके पास है ये वेक्टर एडिशन का रिजल्ट है, दिस इज v3. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि ये वाला जो आपके पास वेक्टर एडिशन का लॉ है इट इज दिस वन. और मेरे पास जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो यहां पर ये है, एक मिनट लेट मी क्विकली लुक एट दिस वन. ठीक है, हाँ, और मेरे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि आई हैव अ वेक्टर डिफाइंड लाइक दिस और लेट्स कॉल दिस v1. अब मैं कहता हूं जी मुझे इसको स्ट्रेच करना है, फॉर एग्जांपल फॉर सम रीजन मुझे कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी थी और मैं इसको डिफाइन करता हूं अल्फा v1, अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूं, लेट्स सपोज अल्फा इज 10. तो माय रिजल्टिंग वेक्टर इज 10 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, लेट मी कॉल दिस 2. तो ये आपके पास this vector, the orange color vector is 2v1. तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, स्ट्रेचिंग, और वो आपके पास
वेक्टर एडिशन होगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपके पास वेक्टर स्पेस को डिफाइन करता है। दिस इज अ वेक्टर स्पेस जो कि बहुत ज्यादा आगे यूज होगी, ठीक है। जिस पॉइंट पे भी कोई तुम लोगों का मसला हो मुझे रोक लेना, ताकि क्योंकि अब हम सारी वेक्टर स्पेसेस और उसकी बात करेंगे इस लेक्चर में और मिड टर्म के बाद भी। अच्छा अभी 4:07 हो रहे हैं, तकरीबन 5 मिनट के बाद अजान हो जाएगी, देन आई लीव, और फिर ये कि नमाज के बाद इंशाल्लाह 4:30 पे नमाज है, विल कंटिन्यू द लेक्चर आफ्टर 4:45 इंशाल्लाह। अच्छा लीनियर वेक्टर स्पेसेस, देखो ये उसने बहुत क्लियर कि हम जो है ना ये सब बात कर रहे हैं वेक्टर स्पेसेस की for linear systems. The set V is called a vector space over F, तुम्हें वेक्टर स्पेस का भी पता चल गया, और द फील्ड F, तो हमारे पास रियल नंबर्स हैं, ये ध्यान में रखना। When the vector addition and scalar multiplication operation satisfy the following property, वो कहता है कि भाई उसमें स्केलर जब मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन होगी और वेक्टर्स हैं डिफाइंड ओवर द फील्ड F, तो उसके अंदर ये सारे के सारे एक्सियम्स जो है ना A1 से लेके M5 तक, मैं क्विकली बता देता हूँ, ये कोई इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन जब इसको यूज करते हैं ना तो ये कि देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको नॉलेज हो इसकी। तो यहाँ पे वो कहते हैं x plus y belongs to a vector space for all x and y. X and y are the elements of V. और x plus y, when I add the two vectors, I get the resulting vector which is also in the vector space V. ऐसा नहीं है कि मेरे पास x और y जो दो वेक्टर्स हैं वेक्टर स्पेस के, जब मैं उसको ऐड करता हूं तो मुझे तीसरा वेक्टर मिले और वो वेक्टर स्पेस के बाहर हो, अगर इस तरह का करके हो रहा है तो आपके पास इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। मतलब ये कि ये एक जेन्युइन कोई मसला है यहाँ पे कि x plus y जो वेक्टर एडिशन है इट मस्ट बी डिफाइंड, और जो रिजल्टिंग वेक्टर है इट मस्ट आल्सो लाई इन द फील्ड इन द सेम वेक्टर स्पेस। दिस इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर वेक्टर एडिशन। उसके बाद दूसरी आपके पास A2 जो आपके पास है, वो आपके पास क्या कहता है कि ये x plus y plus z इज द सेम एज x plus y plus z, मतलब ये कि अगर मैं इन दोनों को पहले ऐड कर दूं एंड देन आई ऐड द z1 और जो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी बेसिकली, या फिर मैं x y plus z को पहले ऐड कर दूं फिर x को ऐड करूं, आई गेट द सेम नंबर सेम वेक्टर, और ये वो आपके पास all the three vectors must be from the same vector space. तो ये इंपॉर्टेंट बात है, all the three vectors x y z they must be from the same vector space. A3 क्या कहती है, A3 is commutative, कि जी किसी ऑर्डर में भी ऐड करोगे you'll get the same answer। एक मैं यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ, लेकिन ये कि मुझे आप इसका आंसर देना अगर आपको इसकी बेसिक नॉलेज है। क्या ये बात सही मैंने लिखी है? When A and B are matrices, उम्मीद है आप लोग मौजूद होंगे यहाँ पे। जी सर मौजूद तो हैं। हाँ, किसी कोई आइडिया जो मैंने ऑरेंज में लिखा है, ये मैंने क्या लिखा? सर ये सही तो नहीं लग रहा, तूबा, क्योंकि मैट्रिसेस के डायमेंशंस चेंज होते हैं। तूबा नहीं अक्सा। अच्छा अक्सर, हाँ ठीक है, दैट्स फाइन, दिस इज रॉन्ग। ये चीज वैलिड नहीं है क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी इनटू ए, ठीक है, क्योंकि आपके पास हो सकता है, मैं क्विकली एग्जांपल देता हूं, एन क्रॉस आर एंड बी इज आर क्रॉस पी, तो आई कैन से दैट ए बी इज एन क्रॉस पी, क्योंकि सिंपल आपके पास एन क्रॉस पी आंसर होगा, लेकिन बी इंटू ए आई कैन नॉट डू इट क्योंकि आर क्रॉस पी कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड विद एन क्रॉस आर, तो ये तो ऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मैं कैसे कह सकता हूं कि भाई आपके पास जो है वो ए बी इज इक्वल टू बी ए, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। वो सर्टेन केसेस में होता है, लेकिन वो फिर मैट्रिसेस अलग होते हैं, लेकिन जनरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी इनटू ए। मैं तो यहाँ पे ये बात कह रहा हूँ, तो मेरी बात ये ध्यान में रखना, यहाँ पे ये एडिशन की बात है और मैं मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं मैट्रिसेस की बात कर रहा हूँ वहाँ पे, ऑल्दो मैट्रिसेस बिलोंग टू अ वेक्टर स्पेस, लेकिन ये कि ये वाला ऑपरेशन जो है ना मल्टीप्लिकेशन का, ये कम्यूटेटिव नहीं होता, एडिशन कम्यूटेटिव होता है। तुम कोई कुछ कह रहा है, ठीक है, ठीक है, आई मूव ऑन। A4, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ सिर से पहले मैं कम से कम सारे एक्सियम्स खत्म कर दूं। A4, देयर इज एन एलिमेंट 0 इन द, अच्छा ये आपके लिए बहुत बेसिक बात होगी, लेकिन दिस इज नॉट अ बेसिक थिंग, ये आगे नल स्पेसेस के अंदर जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। देयर इज एन एलिमेंट 0 व्हिच बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस, इफ V is Rn देन 0 वेक्टर, तुम देखो ये आपके पास ये बोल्ड है, ये नॉर्मल 0 नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपके पास जितना वेक्टर स्पेस का डायमेंशन होगा ये उतना बड़ा होगा। मतलब अगर आपके पास वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 3 है तो दिस इज द 0 वेक्टर इज दिस। अगर वेक्टर स्पेस का डायमेंशन n है तो आपके पास n एंट्रीज होंगी 0 वेक्टर के अंदर, सच दैट x plus 0 विल ऑलवेज गिव यू x। इसका मतलब जब ये एडिशन परफॉर्म करेंगे आई गेट x, मतलब ये बात चीज है, मतलब देखने को तो बड़ी मजा का खेज होती है कि भाई x plus 0 इज x,
लेकिन ये कि बहुत दफा जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो फिर उसकी सिग्निफिकेंस का अंदाजा होता है कि यार ये चीज बहुत सिग्निफिकेंट बात है यहाँ पे। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस वी। अच्छा A5 आपके पास है कि आपके पास जिस तरह यहाँ पे एक जीरो एलिमेंट है, आपके पास यहाँ पे उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज -x। कि अगर आपके पास वेक्टर x मौजूद है तो -x भी मौजूद है, एंड व्हेन यू ऐड दोस टू वेक्टर्स यू गेट अ जीरो। इसकी अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको क्विकली बता दूं कि जी आपके पास इफ यू हैव अ वेक्टर x then you have another vector -x and if you add both of them together you will get a zero। वो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपके पास क्या है, M1 आपके पास जो है ये आपके पास फील्ड्स की प्रॉपर्टीज हैं, ऊपर वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज हो गए फील्ड्स की, कि अल्फा x बिलोंग्स टू V फॉर ऑल अल्फा इफ द अल्फा इज एन एलिमेंट ऑफ F। मतलब ये कि जिस रियल नंबर से आपने डिफाइन किया है उसको, तो आपके पास फॉर ऑल द वेक्टर्स x बिलोंगिंग टू द वेक्टर स्पेस इफ आई डू दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन आई विल गेट अ रिजल्टिंग वेक्टर व्हिच इज आल्सो इन द वेक्टर स्पेस। I get the vector alpha x which is also in the vector space। जो भी मैंने आपको स्ट्रेचिंग में बता दी थी कि अगर मुझे स्ट्रेच करना है उसको तो ये आपका नॉर्मल चीज है। दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फिर आपके पास दोबारा एसोसिएटिव आ गई। अल्फा बीटा दो नंबर्स हैं जो एक्स वेक्टर से मल्टीप्लाई हुए, इट्स द सेम थिंग। अगर मैं बीटा को पहले मल्टीप्लाई करूं देन अल्फा को, ठीक है, तो ये आपके पास द रिजल्टिंग इज द सेम वेक्टर, इट लाइज इन द वेक्टर स्पेस। मैं बार बार जुमला इसलिए कह रहा हूं कि अगर वो वेक्टर स्पेस से बाहर नहीं जा सकता, अगर वो जा रहा है तो उसका मतलब वेक्टर स्पेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम है। M3 आपके पास क्या है कि जी आपके पास यू हैव स्केलर वैल्यू, मैंने दो वेक्टर्स को ऐड किया और उसके बाद मैंने इंडिविजुअली अगर किया, अगर आपको जहन में हो ये लीनियर सिस्टम्स की बेसिक प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी है उसकी। तो आपके पास इन दोनों को इंडिविजुअली अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा और फिर मैं ऐड कर दूंगा तब भी वही आंसर आएगा, अगर मैं दोनों को ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करूंगा। ये बात बहुत जरूरी है यहाँ पे विजुलाइज करना, क्योंकि अगर आप विजुलाइज करोगे यू विल रियली एंजॉय दिस कोर्स। मतलब ये कि यहाँ पे फिर आपको इसकी एप्लीकेशन का भी अंदाजा होगा कि जो बातें मैं कह रहा हूँ यहाँ पे। जैसे M3 आपके पास है ना, वैसे 1 मिनट ही रह गया नमाज में, वो क्या होता है अजान के अंदर, मैं पहले M4 और M5 खत्म कर दूं। M4 आपके पास जो है ना ये प्रॉपर्टी के यू ऐड दीज टू नंबर्स एंड देन यू मल्टीप्लाई विद द वेक्टर, और इसको इस तरह करो यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। और 1x इज इक्वल टू, इसका मतलब है देयर इज अ वन वेक्टर एज वेल, कि व्हेन यू मल्टीप्लाई दैट वन वेक्टर विद द वेक्टर इटसेल्फ यू विल गेट द वेक्टर, ठीक है। तो ये बेसिक उसके एक्सियम्स हैं। मैं M3 को ड्रॉ कर देता हूं और ताकि बस एक बेसिक आइडिया हो जाए कि जी अगर आपके पास, देन आई विल टेक अ ब्रेक, कि जी अगर आपके पास यू हैव x यू हैव y and you get a z, ठीक है, these are three vectors in R2, ठीक है, all the vectors they are in R2। अब वही क्या कहता है M3 के अंदर कि जी मैं इन दोनों को ऐड करूं और रिजल्ट को आपके पास अल्फा से मल्टीप्लाई, अब z को मैंने मल्टीप्लाई किया लेट्स सपोज विद अल्फा, और अल्फा मेरे पास था 2, तो मेरे पास ये आंसर आ गया, दिस इज अल्फा z। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 2। तो ये मेरे पास एक वेक्टर हो गया जो अल्फा z हो गया। ये मैंने बात जो आपको समझाई है वो समझाई है ये वाली, कि पहले वेक्टर्स को ऐड किया फिर मल्टीप्लाई किया। आगे वाली बात क्या कह रहा है, ए को अल्फा x से मल्टीप्लाई करो, तो ए को x से मल्टीप्लाई करो, व्हाट आई गेट अ वेक्टर लाइक दिस इज 2x, और फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा y को विद दिस, तो आई गेट द सेम आंसर, आई गेट द सेम रेड आंसर। किसी भी मेथड से मैं करूं तो ये चीज वैलिड होनी चाहिए इन n डायमेंशनल स्पेस एज वेल। ये तो 2 डायमेंशनल आप विजुलाइज कर सकते हो, 3 में भी कुछ ना कुछ कर सकते हो, लेकिन n डायमेंशनल यू कांट विजुलाइज। आई विल स्टॉप हियर और देन आई विल कंटिन्यू आफ्टर नमाज इंशाल्लाह। जी आ रही है। ठीक है, बस ये कि हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया था ये एक्सियम्स तक वेक्टर स्पेसेस की। अच्छा ये अब ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंस का, कि जी दो वेक्टर्स जो हैं या सेट ऑफ वेक्टर्स, आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स कि वो लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं है। मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या, पहले मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, मुझे अटेंडेंस का भी असल में इशू होता है, तो वो मैं एक दफा, अभी हमारा टोटल 7 से स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर,
ठीक है, एक मिनट, लीनियर सिस्टम्स। ठीक है, अच्छा ये क्या लीनियर इंडिपेंडेंस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? जब पहले मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली बता दूं कि हमारे पास दो वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट कब कहलाते हैं? जब वो एक दूसरे पर रिजॉल्व नहीं हो सकते, तब वो लीनियर इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। बहुत बेसिक नॉलेज जो आपके पास अंडरग्रेड की नॉलेज है, मैं उस लिहाज से आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास 2 डायमेंशनल हमारे पास स्पेस है, वेक्टर स्पेस, जो कि हमारे पास हम मतलब इसको बहुत डिटेल में अंडरग्रेड में और मतलब बेसिक कोर्स में देख चुके हैं। और यहाँ पर अगर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं कि लेट सपोज, मतलब जो हमारी बेसिक नॉलेज है कि जी ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, इसको बहुत दफा आई कहते हैं। मतलब ये कि यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन एक्स और यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन वाई इज जे। ठीक है, हमारे पास कोई वेक्टर है, लेट सपोज ये एक वेक्टर है ए, मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूं, ऑन एक्स एंड वाई। तो मैंने इसको रिजॉल्व किया आपके पास एक्स पर और वाई पर, तो मैं इसको कह सकता हूं ए एक्स आई, मतलब आई यू अंडरस्टैंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, और ए वाई जे। तो ये मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे पास, मैंने वेक्टर को रिजॉल्व किया वेक्टर ए को ऑन द एक्स एंड द वाई एक्सिस। ये एक्स और वाई एक्सिस जो है ना, ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। मतलब क्या कि अगर मेरे पास, मैं एक यहाँ पे बहुत बेसिक एग्जांपल, अगर मैं एक टॉर्च बनाऊं और उससे मैं लाइट थ्रो करूं, लाइट नीचे थ्रो करूं, तो द इमेज ऑफ द वाई एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस विल बी जस्ट दिस पॉइंट। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहां पर एक लाइट ड्रॉ करूं, एक बनाऊं हाइपोथेटिकल, और मैं यहां से लाइट थ्रो करूं इस पे, तो ये द इमेज ऑफ द एक्स एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस इज जस्ट दिस पॉइंट। तो ये दोनों एक दूसरे पे रिजॉल्व नहीं हुए, ये दोनों एक दूसरे पे रिजॉल्व नहीं हुए। ए को आप देखो, ए रिजॉल्व हो गया ऑन द एक्स एक्सिस एज वेल एज ऑन द वाई एक्सिस। तो ए के दो कंपोनेंट्स हो गए। तो हमारे पास, हम ये कहते हैं कि एक्स और वाई ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, एक्स और वाई लीनियर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी बात हो गई। अगर यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें। एक सेकंड, किसी ने चैट विंडो में है, मुझे अंदाजा नहीं। आई एम नॉट इन द अटेंडेंस लिस्ट। हाँ एफाज, एक सेकंड ठहरो, मैं दोबारा अटेंडेंस ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी जो है ना, हाँ आप माइक ऑन कर लो, जो भी हो जिसको जो बात पूछनी है पूछ लो, तब तक मैं अटेंडेंस दोबारा ले लेता हूँ एक दफा। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो ए है वो उसके तो दो कंपोनेंट रिजॉल्व हो गए, बट एक्स और वाई इंडिविजुअली उनके कोई दो कंपोनेंट्स नहीं है, वो सिंगल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है एक। मतलब ये है कि असल में बिलाल, ये भी और बात आगे आएगी, क्योंकि ये दोनों बेसिस वेक्टर्स हैं, ये दोनों बेसिस वेक्टर्स हैं, और बेसिस वेक्टर्स वो वेक्टर्स कहलाते हैं जिन पर कोई वेक्टर रिजॉल्व होता है। ये बातें भी बहुत डिटेल में आगे आएंगी आहिस्ता आहिस्ता। हम इंडिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझते, मैं तुम लोग अभी ये समझो, अभी डेफिनेशन आएगी फिर उससे और मैं समझाऊंगा। ये दोनों एक दूसरे पर रिजॉल्व नहीं हो सकते। ए तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि ए रिजॉल्व हो गया। ठीक है, ए के कंपोनेंट्स मौजूद हैं, लेकिन अगर एक्स का कंपोनेंट वाई पे देखो वो जीरो है, वाई का कंपोनेंट एक्स पे देखो वो जीरो है। कोई भी वेक्टर इसके अंदर तुम डिफाइन कर सकते हो, वो इन दोनों पर रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो वो आपके पास इंडिपेंडेंट नहीं कहलाते। अच्छा, अब मैं इस डेफिनेशन को पढ़ता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं, फिर तुम लोग मुझसे पूछना अगर तुम्हें बात क्लियर नहीं हो। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, जो ये आपके पास डेफिनेशन 5.1 है खास तौर पे। कंसीडर 3 वेक्टर्स x1 x2 x3 इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो उसने कहा कि आपके पास R3 है, ये ध्यान में रखो, आपके पास इन 3 डायमेंशनल स्पेस का मतलब आपके पास हो गया R3, और 3 वेक्टर्स हैं। अब ये वेक्टर्स, अब बिल्कुल इसमें नोटेशन जो है ना, इसमें कंफ्यूजिंग, ये एक वेक्टर x1 और एक वेक्टर है आपके पास x2 और एक वेक्टर है आपके पास x3। लेट सपोज इसे कंपोनेंट है a1 a2 a3, इसका आपके पास है b1 b2 b3, और ये आपके पास है c1 c2 c3। तो ये 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में 3 वेक्टर्स हैं। अब वो ये कहता है आपके पास इफ देयर एग्जिस्ट, अब मुझे ये डिटरमिन करना है क्या ये लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं है। इफ देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन अमंग देम सच दैट x3 कैन बी रिजॉल्व्ड ऑन x1 एंड x2, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देन it is clear that x3 lies in the plane through x1 and x2 no matter what scalar values are attached to alpha and beta,
and x3 is said to be dependent on x1 and x2. अब इसको मैं समझाता हूँ, देखो इसका क्या मतलब है. I'll try my best to draw this, क्योंकि ये कि यहाँ पे इसको ड्रॉ करना इस तरह जो है ना, ठीक है. यहाँ पे मेरे पास मैं कहता हूँ लेट सपोज कि जी मेरे पास ये हो गया x, ये मेरे पास हो गया y और ये मेरे पास हो गया z, ठीक है. अब यहाँ पे अगर आप प्लेन्स को समझो, मेरे पास एक प्लेन है आपके पास yz प्लेन. अगर मैं yz प्लेन को या मैं xz प्लेन को देखता हूँ, देखो xz प्लेन को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ. ये मेरे पास xz प्लेन है जो कि इनफाइनाइट, मतलब ये कि उसकी लेंथ है, मतलब हर तरफ से ये ग्रो कर सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है, इन ऑल दीज डायरेक्शन. एंड आई कॉल दिस xz प्लेन. मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे 3 वेक्टर्स लेता हूं. मैं यहाँ पे जिस तरह इसने ये बात की ना कि भाई कंसीडर 3 वेक्टर्स x1 x2 एंड x3 इन 3 डायमेंशनल स्पेस. ये मेरे पास R3 है, दिस इज R3, और इसके अंदर मैंने जो है ना 3 वेक्टर्स लिए. अभी गौर से देखना कि जी मेरे पास एक वेक्टर, लेट सपोज मैं उसको कहता हूं ये वाला वेक्टर है इन दिस डायरेक्शन, इसको मैं कह देता हूं x1 अपनी मर्जी से. मैं एक और वेक्टर लेता हूं इस डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में, इसको मैं कहता हूं x2. और मैं तीसरा वेक्टर ले लेता हूं ऑन द xz प्लेन. ऑन द xz प्लेन का मतलब है मैं यहाँ पे एक वेक्टर ले लेता हूं. मैं एक वेक्टर मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है. ये वेक्टर मैंने ले लिया, आई कॉल दिस x3. ये x3 आपके पास जो है, अगर बहुत गौर से देखो कि ये आराम से ये रिजॉल्व हो जाएगा ऑन एन x1 एंड x2. ये रिजॉल्व हो जाएगा इस पे. x3 जो वेक्टर है which lies in the xz plane can be resolved on an x1 and x2. मतलब ये कि मैं इसको बिल्कुल इस तरह लिख सकता हूं कि x3 has some component, let's suppose call that alpha1. अल्फा मतलब ये कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हम ये कहते हैं कि ये चीज पॉसिबल है कि when alpha and beta they are the scalar values. तो ये आपके पास x3 कैन बी रिजॉल्व ऑन एन x1 एंड x2. ये तीनों R3 वेक्टर्स हैं, ये तीनों R3 के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. अगर मैं बहुत गौर से इसको देखूं, x1 भी आपके पास R3 के अंदर है. अगर मैं x1 को मैं लेट सपोज मैं x1 का लिख देता हूं कि ये x कंपोनेंट उसका 1 है, लेट सपोज y और z 0 है. x2 के अंदर आपके पास क्या है कि उसका z 1 है और x और y 0 है उसका. अल्फा बीटा आप कोई भी ले लो, आपके पास लेट सपोज 1 और 2 ले लिया. तो अगर रिजल्टिंग वेक्टर जो x3 आपके पास बना तो वो आपके पास यहां पर होगा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 0 एंड दिस इज 2. ये अगर x3 की ये आपके पास ये x3 बनेगा. तो ये तुम्हारे पास 3 वेक्टर्स हैं, तीनों R3 के अंदर हैं, लेकिन आपके पास ये तीनों लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आपके पास x3 जो है ना वो डिपेंड करता है x1 x2 पे. तो ये एग्जांपल हो गई कि नॉट लीनियर इंडिपेंडेंट, नॉट LI लीनियर इंडिपेंडेंट. अच्छा, लीनियर इंडिपेंडेंट कौन से होंगे? लीनियर इंडिपेंडेंट वो 3 वेक्टर्स होंगे जो आपके पास एक दूसरे पे आपके पास जो है रिजॉल्व नहीं हो सकते. फॉर एग्जांपल यहीं पे अगर मैं आपको एक बात कहूं कि लेट्स सपोज माय थर्ड वेक्टर इज दिस x3. x3 is along y. Let's suppose this is example 1 and let's suppose this is example number 2. Example number 2. This is example number 1. अगर x3 जो है, अब गौर से तुम देखो कि x3 आपके पास क्या चीज है, मैं लिखता हूं इसको, देखो अब लिखना कि आपके पास x3 can never be equal to any value, any combination of x1 and x2. क्योंकि x3 आपके पास अब क्या है, उसका y की एंट्री है 0 1 0, which can never be equal to any value of alpha. x आपके पास हो गया 1 0 0 और आपके पास बीटा की कोई भी वैल्यू, और ये आपके पास हो गया 0 0 1. ये कभी भी मैच नहीं कर सकता, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता. तो इसका मतलब है कि आपके पास ये वाला जो कॉम्बिनेशन है x1 x2 x3, x1 x2 and x3, they are linear independent. They are LI, linear independent set of vectors which are linear independent, which cannot be resolved on one another. तो यहां पे तुम्हारे पास गौर से तुम देखो, यहां पे जो बात इसने लिखी हुई है ना वो ये लिखी हुई है जो मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी तुम लोगों को. If there exists a relation among them, if there exists a relation among the 3 vectors such that one of them can be resolved on the other 2, then it is clear that x3 lies in the plane through x1 x2. जैसे xz पे लाई करता था, मतलब x3 आपके पास xz प्लेन में लाई करता था, तो ये तीनों xz प्लेन में लाई करते हैं तीनों वेक्टर्स.
No matter what scalar values are attached to alpha beta, x3 is said to be dependent on x1 and x2. The notions of dependence and independence must be generalized to arbitrary set of vectors. हमें तो n डायमेंशन की बात करनी है. हमारे पास लेट्स सपोज n सेंसर्स हैं, 15 सेंसर्स हैं हमारे सिस्टम के अंदर, 15 से वैल्यूज आ रही हैं, तो आई हैव अ 15 डायमेंशनल वेक्टर और फिर उसकी मुझे कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है. तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट होता है कि हम 2 या 3 में तो विजुलाइज कर सकते हैं, लेकिन मोर देन 3 उसके अंदर विजुलाइज नहीं कर सकते. तो वी शुड हैव सम डेफिनेशन, सम एक्सियम, सम लॉज which tells us कि भाई ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, ये नहीं है. अच्छा, तो लीनियर इंडिपेंडेंस बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉन्सेप्ट है. मतलब ये कि अगर तुम देखो कि हमारे पास जो इमेजेस होते हैं लोगों के और हमारे पास मिलियन इमेजेस का डेटाबेस है, तो उसके अंदर हम सर्टेन फीचर्स उसके एक्सट्रैक्ट करते हैं. वो फीचर्स होते हैं जो आपके पास मतलब 8 या 10 या 15 या 12 जो भी फीचर्स हैं जो आपके पास यूनिकली बंदे को आइडेंटिफाई कर देते हैं. और वो जो मिलियन का डेटाबेस है, 10 लाख आदमी, 20 लाख आदमी का, हम अगर वो 15 फीचर्स किसी तरह डिटरमिन कर लें और ये वो 15 फीचर्स हर आदमी के डिफरेंट होंगे, तो वो आपके पास 15 जो आपके पास है, इट्स अ 15 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. और उसके अंदर वो 15 के आपके पास जो है ना, वो सारे के सारे जो फीचर्स हैं, दे आर ऑल LI, लीनियर इंडिपेंडेंट. तो ये कॉन्सेप्ट अगर बहुत जगह यूज होता है. ये मैंने एक एग्जांपल उसकी सिर्फ आपको दे दी. अच्छा, लेट अ फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स बिलोंगिंग टू अ लीनियर वेक्टर स्पेस X बी डिनोटेड बाय xi. तो आपके पास एक लीनियर वेक्टर स्पेस है और उसके अंदर आपके पास ये उसके वेक्टर्स हैं, ठीक है, x1 से लेके xn तक आपके पास. इफ देयर एग्जिस्ट अ सेट ऑफ n स्केलर्स. अब स्केलर्स कौन से हैं इसके अंदर? आपके पास a1 a2 ये सब स्केलर्स हैं. स्केलर्स ai at least one of which is not zero which satisfies this thing, then the vectors are said to be linear dependent. अब ये जो मतलब यहाँ पे सिर्फ बनता है ना, वो ये बनता है कि आपके पास कोई एक भी इसके अंदर नॉन जीरो है. मतलब ये कि at least one of which is not zero, इनमें से कोई एक भी अगर जीरो नहीं है, उसका मतलब क्या बनेगा? देखो मैं एक बात समझाता हूँ. लेट्स सपोज a1 आपके पास नॉन जीरो है, a1 आपके पास नॉन जीरो, बाकी सारे जीरो हैं. तो जब आपके पास वो कहते हैं कोई एक भी आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वो दूसरों पे डिपेंड करता है, वो दूसरों के कॉम्बिनेशन से मिलके वो बन रहा है, और आपके पास ये सेट ऑफ वेक्टर्स ये लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है. वो ये मतलब यहाँ पे बनता है कि अगर इफ एनी वन ऑफ दीज इज नॉन जीरो, लेट्स सपोज a1 आपके पास हो गया 1 into x1 और बाकी आपके पास सारे के सारे जो है ना आपके पास ये जीरोस हैं, तो वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो x1 जिसका ये एलिमेंट आपके पास नॉन जीरो हो गया, इट इज डिपेंडिंग, दिस x1 इज डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज. वो ये कॉन्सेप्ट है. इसलिए वो कहते हैं कि भाई ये जरूरी है कि आपके पास ये सारे के सारे जब आपके पास स्केलर वैल्यू जीरो होंगी और वो जीरो के बराबर होगा, तब ही आपके पास सिस्टम जो है ना लीनियर इंडिपेंडेंट है, वरना नहीं है. अच्छा, ये डेफिनेशन इसकी थोड़ी समझने में मुश्किल है. जो मैंने बात समझाई वो इसी की एक्सप्लेनेशन थी. हम डिटरमिन कैसे करते हैं वो आगे आएगा कि भाई कोई सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं है. एनी सेट ऑफ वेक्टर्स xi which is not linear dependent is said to be linear independent. अगर आपके पास वो डिपेंडेंट नहीं है ना, अगर कोई उनमें से एक रिजॉल्व नहीं होता बाकियों पे, तो इसका मतलब है वो सारे के सारे आपस में इंडिपेंडेंट है. दे आर ऑल लीनियर इंडिपेंडेंट. दैट इज इफ a1 x1 a2 x2 an xn is zero, ये बिल्कुल जीरो के बराबर है, इंप्लाइज दैट ईच ai is zero. अगर ये इनका कॉम्बिनेशन उस वक्त जीरो हो सकता है जब सारे ai जीरो हों, देन xi is said to be linear independent. मतलब क्या? देखो मैं एक मिसाल देता हूं जो अभी मैंने बताई थी लीनियर डिपेंडेंट की. मैंने लीनियर डिपेंडेंट की एग्जांपल यहां पे दी, यहां पे इसको गौर से देखो. यहां पे कि आपके पास एग्जांपल टू के अंदर तुम देखो, तुमने लिखा लेट सपोज यहां पे अल्फा1 अल्फा x1 प्लस बीटा x2 प्लस गामा x3. यहाँ डेफिनेशन क्या है कि ये कॉम्बिनेशन उस वक्त जीरो हो सकता है जब आपके पास अल्फा बीटा और गामा जीरो हो. अगर ये जीरो के अलावा कोई और वैल्यू है और फिर भी जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है. यहाँ पे आपके पास x1 की क्या वैल्यू थी? x1 की वैल्यू मेरे पास थी 1 0 0, बीटा x2 की वैल्यू थी मेरे पास 0 0 1 और x3 की मेरे पास वैल्यू थी 0 1 0. आप कुछ भी कर लें, जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे यू विल गेट अ नॉन जीरो आंसर until and unless you make sure that these alpha beta gammas are zero. अगर ये जीरो नहीं होंगे ना, अगर ये जीरो नहीं होंगे तो अगर नॉन जीरो आंसर आएगा. तो इनका जीरो होना लाजमी, अगर ये जीरो होंगे तब ही जीरो आगे वो रिजल्ट में आ सकता है. ये होता है लीनियर इंडिपेंडेंट की कंडीशन. ठीक है, तो यहां पर ये बात हो गई कि आपके पास लीनियर डिपेंडेंट क्या, लीनियर इंडिपेंडेंट क्या है, और इसकी सिग्निफिकेंस मैंने एक बहुत बेसिक एग्जांपल से समझा दिया आपको कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस आगे भी बहुत दफा आएगी.
वेक्टर्स जब रिजॉल्व किए जाते हैं तो वो आपके पास लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पर रिजॉल्व किए जाते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आगे भी आएगा हमारे पास बेसिस वेक्टर्स के फॉर्म में। आई स्टॉप हेयर अ लिटिल बिट, आई टेक अ ब्रेक फॉर 1 मिनट। इसको गौर से देखो, अगर नहीं क्लियर हो रही तो बात मुझसे पूछ लो, कोई भी ऐसी बात हो, और वरना फिर आगे चलते हैं। सही से क्लियर है ये चीज। जी सर ठीक है। आई होप आप में से कोई मतलब ये 3-4 आदमी तो कम से कम बैठे होंगे, आई होप। चलो जी, जी आगे। यस सर ठीक है, ओके ठीक है हम चलते हैं, आगे चलते हैं। दैट्स फाइन। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 5.1 5.2 उसने एग्जाम्पल दी है। ये वो वही बातें जो मैं भी बता चुका, लेकिन ये कि आई विल डिस्कस दिस एज वेल। कंसिडर द सेट ऑफ n वेक्टर्स। अच्छा, ई हमारे यहाँ नोटेशन जो है ना, मतलब हमारे यहाँ का मतलब है कि लीनियर सिस्टम्स में, कंट्रोल्स में, इसमें सिग्नल प्रोसेसिंग में ई का मतलब ये आपके पास ये होता है कि ये नॉर्मलाइज वेक्टर है। ई जो है ना, अब तो इसको ये आगे भी बात आएगी कि यहाँ पे तुम्हारे पास इसका नॉर्म 1 है, इसका नॉर्म 1 है, इसका नॉर्म 1 है, वो नॉर्म की क्या चीज है वो आगे आएगी। तो ये मतलब बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होती है। कंसीडर सेट ऑफ n वेक्टर्स ई आई। तो ये तुम्हारे पास एक वेक्टर हो गया E1, ये तुम्हारे पास E1 हो गया, ये तुम्हारे पास E2 हो गया, ये तुम्हारे पास E3, ये सब वेक्टर्स हैं विच इज n कंपोनेंट्स। तो आपके n कंपोनेंट्स ये 1 से लेके तुम्हारे पास n कंपोनेंट्स, ये मतलब है इसका। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ EI आर 0 एक्सेप्ट द ith कंपोनेंट। अब अगर E1 की बात है तो उसका फर्स्ट एंट्री, E2 की बात है सेकंड एंट्री, En की बात है तो nth एंट्री। तो ये अगर एक्सेप्ट द ith कंपोनेंट विच इज यूनिटी, देन यू हैव दिस नोटेशन। वो कहता है कि अगर इसको कुछ भी कर लो इसके अंदर, और ये आपके पास अगर इसको आपस में ऐड करोगे, यू विल गेट A1 A2 ऑल दीज नंबर्स। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास सिंपल स्केलर्स हैं, स्केलर्स, स्केलर मल्टीपल्स, ये जो स्केलर मल्टीपल्स हैं। तो वो कहता है इनको जब ऐड करोगे तो यू विल गेट दिस वन। वो कहता है कि ये जीरो कब आ सकता है? ये जीरो उसी वक्त आ सकता है जब ये आपके पास सारे के सारे जो है ना जीरो, अगर ये सारे के सारे जीरो होंगे तभी इनका पूरा एडिशन, इनका एडिशन जीरो हो सकता है, उसके अलावा कभी भी नहीं हो सकता। अगर ये जीरो, तो फिर ये आपके पास पूरी की पूरी जो है ना आपके पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है फॉर जीरो, एंड दे आर कॉल्ड लीनियर इंडिपेंडेंट। E1 to En they are Li। अच्छा, thus the set EI is linear independent. This set of EI vectors represent the natural extension of the Cartesian coordinate directions often used in 2 and 3 dimensional spaces. They will be referred to as natural Cartesian coordinates. गौर से देखो, जो बात मैंने यहाँ पे बताई है ना, ये अभी मैं एक्सप्लेन भी कर चुका पूरा। ये तुम्हारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स R2 के हो गए, ये क्या बनेंगे? x का क्या बनेगा आपके पास 1 0, और y का क्या बनेगा 0 1, ठीक है। इसलिए तुम्हारे पास R3 के अंदर तुम्हारे पास क्या होता है? R3 के अंदर तुम्हारे पास होता है, ये हो गया तुम्हारे पास, ये आपके पास x हो गया, ये तुम्हारे पास y हो गया, और तुम्हारे पास z हो गया। तो x में तुम्हारे पास क्या हो गया 1 0 0, और तुम्हारे पास 0 1 0 और 0 0 1। तो ये तुम्हारे पास जो है ये नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। तो वो कहता है कि ये तुम्हारे पास n डायमेंशनल स्पेस के तुम्हारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मैं ठहरो। अच्छा, ये कि यहां पर हमारे पास एग्जाम्पल 5.2, एग्जाम्पल 5.2 क्या कहती है? लेट द कंपोनेंट्स ऑफ 3 वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द नेचुरल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये बेसिक बात है सारी। तो वो ये कहता है कि भाई उसने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी, ये जो एग्जाम्पल है इसके अंदर ये Li है या नहीं है। वो कहता है कि जी अगर आपके पास कोई भी कॉम्बिनेशन तुम बना सकते हो, और ये कि जिसके अंदर मतलब ये कि एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा हो। जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ, इसने क्या लिखा है यहाँ पे। अच्छा, ये x1 ट्रांसपोज लिखा हुआ है, क्योंकि नॉर्मली वेक्टर्स को हम कॉलम्स में लिखते हैं, और ये यहाँ पे उसने उसको फ्लैट फॉर्म में लिख दिया है, रो फॉर्म में। तो ये सिर्फ ट्रांसपोज दिया और कुछ भी नहीं किया उसने, ठीक है। ये 3 वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। यहाँ पे गौर से देखो, ये लिखा है 2x1 + 3x2 इज इक्वल टू 1/2x3, x3 इज इक्वल टू 4x1 plus 6x2. x3 can be resolved on an x1 and x2. It means they are not linear independent, they are linear dependent. बस, तो ये यहाँ बात क्लियर हो गई। ये मूव ऑन। अगली बात, हाउ टू फाइंड इफ अ सेट ऑफ वेक्टर्स आर Li और LD। यहां पर आपके पास अच्छा अब देखो, अब मैं एक बात पहले एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद फिर इस पे
मैं दोबारा जो है ना R3 की बात करता हूँ। मैं बार बार R3 इसलिए कहता हूँ क्योंकि R3 पे काम करना थोड़ा आसान होता है, R2 R3 पे काम करना आसान है, R4 R5 पे काम करना आसान नहीं है, ठीक है। वो इंशाल्लाह असाइनमेंट्स और फाइनल एग्जाम के लिए हो सकता है, कोई मसला नहीं उसमें। अच्छा, ये तुम्हारे पास हो गया R3। तो R3 तुम्हारे पास जो स्पेस है, लेट मी ड्रॉ दिस, ये तुम्हारे पास R3 स्पेस है, ठीक है। ये मैंने R3 ड्रॉ की, ठीक है। अच्छा, अब वो यहाँ पर ये कहता है कि जी मेरे पास जो है ना असल में इसके अंदर लेट सपोज 3 वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स हैं इसके अंदर। मैं वो आर्बिट्रेरी वेक्टर्स बना देता हूं और उनकी कोई वैल्यूज लिख देता हूं। x1 एक वेक्टर हो गया, एक तुम्हारे पास वेक्टर हो गया लेट सपोज x2, और एक तुम्हारे पास कोई वेक्टर हो गया x3। अच्छा, ये बनाने से मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता या तुम लोगों को कि भाई ये आपके पास दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, कि ये वेक्टर्स का इनका ओरिएंटेशन क्या है, क्या कुछ है, बस अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जो 3 वेक्टर्स मेरे पास हैं, मैंने इसको इस तरह करके लिखा। ये मैंने x1 लिखा, ये मैंने x2 लिखा, ये मैंने x3 लिखा। लेट्स सपोज उनकी वैल्यूज थी 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे 3 2 -7 4 -2 8, लेट्स सपोज ये 3 वेक्टर्स मैंने लिखे। अब ये 3 वेक्टर्स है मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मैंने लिखा इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 वेक्टर्स। मुझे ये डिटरमिन करना है क्या ये लीनियर इंडिपेंडेंट है ये नहीं। आई नीड टू डिटरमिन whether these vectors in R3 are Li और LD। तो एक तो ये कि भाई वो इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं, जो कि मुश्किल काम है, उसको डिटरमिन करूं कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 को, वो बहुत डिफिकल्ट चीज है। मतलब अल्फा x1 प्लस बीटा x2 प्लस गामा x3 इज इक्वल टू 0 ओनली फॉर अल्फा बीटा एंड गामा आर 0, ये मुश्किल काम है। सबसे आसान काम चीज क्या हो गई, वो ये चीज है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, हमारे पास बाज़ दफा रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होंगे, वो हम आगे देखेंगे क्योंकि एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, और मतलब ये कि उसके अंदर और बहुत सारी चीजें आती हैं। दुनिया के अंदर नॉर्मली रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होते हैं, स्क्वायर आपका बहुत आइडियल केसेस में होते हैं। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स वी फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इफ a is equal to 0, सिंपल डिटरमिनेंट निकालो, देन द वेक्टर्स आर नॉट लीनियर इंडिपेंडेंट। अगर तुम्हारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुमने उसका डिटरमिनेंट निकाला और जब डिटरमिनेंट तुम्हारे पास जो है ना वो 0 आ गया, तो इसका मतलब है वो लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो वो Li है, वो लीनियर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये बहुत आसान हो गई जिंदगी हमारे लिए कि भाई ये तो बहुत अच्छा मेथड है कि जी वेक्टर्स को जो है ना वो स्टैक करो और उसको जो है ना मतलब मैट्रिक्स में बना दो, उसके बाद उनका डिटरमिनेंट निकाल लो, सिंपल काम। और वो अगर 0 आ गया तो बात खत्म हो गई, पता चल गया कि भाई LD है, और अगर कोई वैल्यू आ गई डिटरमिनेंट की तो उसका मतलब Li है। For a non-square matrix, we reduce the matrix into the row reduced echelon forms. तुम में से कितने आदमी हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो मुझे जो है ना वो हाथ रेस करके बताएं ताकि मुझे आइडिया हो कि तुम में से कुछ लोग बैठे हुए भी हैं कि नहीं है। और ये जो चीज है ये किसी ने अंडरग्रेड में की है या नहीं की है, रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म। हाँ, 2 आदमियों ने की है, तूबा सन्नान, ठीक है, जैद ने, गुड, वेरी गुड। अब सभी हाथ रेस कर देंगे माशाल्लाह। हाँ अक्सर, ठीक है, फर्स्ट तुम भी हाथ रेस करो, ताहिर और समिया सब, हाँ सब हाथ रेस कर दो। ये होता है क्या, कौन बताएगा मुझे, ये रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म क्या होता है? सर याद नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, एफाज को तो याद ही नहीं है, ठीक है, बाकी उन्हें भी वैसे ही हाथ दिया। इसमें हम ये लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा था कि रॉस जो है हम रिड्यूस कर रहे होते हैं प्लस माइनस करके, रॉस को माइनस करके, इसी इस तरीके का पढ़ा था। हम जीरोस इंट्रोड्यूस करते हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है, बात सही है। तूबा तुम्हें कुछ ना कुछ आइडिया बिल्कुल लीनियर अलजेब्रा के अंदर हम इसको देखते हैं अंडरग्रेड में, और मोस्टली समझ में कुछ नहीं आता है। हाँ समिया, आप कुछ कह रही हैं क्या? या समिया आपका हाथ रेज हुआ हुआ उसके बाद नीचे नहीं गया? अच्छा ठीक है, गुड। ये हमारे पास जो है ना, देखो रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म की भी बात आएगी, जरूरत नहीं पता होती ना कहाँ यूज होता है, इसलिए याद नहीं रहता था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, हमारे तो मतलब ये इंजीनियर्स का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनको, इंजीनियर्स क्या, जो लोग भी, मतलब ये कि मैथ्स का ताल्लुक हमारे जो है ना, मतलब ये है कि जिंदगी से, मतलब ये इंजीनियरिंग से और इससे जो है ना हम कहते हैं कोई ताल्लुक नहीं है, ये 2 अलग चीजें हैं बिल्कुल। जबकि ये कि जो मेजर कंट्रीब्यूशंस आपके पास इंजीनियरिंग में होती है, साइंसेज में, वो उसी वक्त होती हैं जब आदमी को मैथ्स का अंदाजा हो और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का अंदाजा हो कि भाई यहाँ पर ही अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है।
अच्छा, रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म, ये आगे चीज आएंगी इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जितनी चीज समझा सकूं, और जिस लेवल पे मतलब ये कि जो दुनिया में इस्तेमाल होता है एडवांस लेवल में, तो ये सब बातें क्या हैं। फॉर अ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स वी रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू द रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म्स। अगर कभी उस पे जो है ना क्या बोलते हैं मैटलैब पे RREF लिख दो ना मेरे हिसाब से, तो ये कमांड उसके अंदर है जो आपके मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर देती है इनटू रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म्स। अभी एशेलॉन फॉर्म्स आएंगी। एशेलॉन फॉर्म्स क्या होती हैं? देखो, जो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब आपके पास यू हैव अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स ऐसा है जिसके अंदर एंट्रीज, लेट सपोज आपके पास 2,3, 2 rows 1, 7, 9 and 8, 0, -2. You have 2 rows and 3 columns. ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट आप में से कौन निकाल सकता है? ये कैसे निकलेगा इसका डिटर्मिनेंट? निकल भी सकता है, नहीं निकल सकता? नहीं निकल सकता सर। नहीं निकल सकता, ठीक है। वी कैन नॉट कंप्यूट, वी कैन नॉट, मैं इसलिए जो है ना वी कैन नॉट कंप्यूट ये सब बात इसलिए पूछता हूँ, ऐसा ना हो माशाल्लाह एग्जाम पेपर के अंदर आप जो है ना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जो है ना वो डिटर्मिनेंट निकाल दें, तो बस फिर तो मतलब आदमी बुरी तरह हिल जाए और कुछ नहीं ना, तो इसका नहीं निकल सकता। तो फॉर अ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स वी रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू द रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म एंड डिटरमिन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। एक और चीज आ गई, रैंक, ठीक है। तो रैंक का कॉन्सेप्ट अभी आएगा। द रैंक आर द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन द वेक्टर स्पेस। तो शायद ये रैंक का नाम आपने अंडरग्रेड में सुना हो, और अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है। और आज आपको पहली दफा अंदाजा हुआ होगा कि रैंक का असल फायदा क्या होता है, कि सिस्टम के अंदर मेरे पास कितने लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं वो रैंक से पता चलता है, ठीक है। मेरे पास जो है ना मतलब अगर 2x3 का आपके पास ये एक सिस्टम है, तो रैंक इसका जो है ना आपके पास 3 तो नहीं हो सकता, लेकिन 2 या 1 हो सकता है, ठीक है। तो मेरे पास रैंक से मुझे पता चलता है इसमें कितने Li वेक्टर्स हैं इस वेक्टर स्पेस के अंदर। ये जो मेरे पास गिवन है इसके अंदर कितने Li वेक्टर्स हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है। और ये वही कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने आपको इमेजेस का बताया कि भाई आपके पास इमेजेस हैं, आपने एक्वायर किए, और आपको इमेजेस के अलावा भी आपने कुछ सिग्नल एक्वायर किए, और आपको ये डिटरमिन करना है कि उसके अंदर मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स आपको एक्सट्रैक्ट करना है। आप नहीं चाहते कि भाई जैसे JPEGs के अंदर कॉन्सेप्ट होता है कि जी आपका जो बिट मैप इमेज है आप कभी सेव करोगे वो शायद MBs में हो, और आप JPEG में जाए तो KBs में हो जाता है। वो किस वजह से? क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स वो उठा लेता है और उन पे मैनिपुलेशन करता है। तो वो मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट वेक्टर्स जो Li होते हैं। और कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कितने Li हैं? वो रैंक से पता चलता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। ये SVDs के अंदर बहुत डिटेल आता है, अगर हम वहां तक पहुंच गए सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन तक, तो वहां तक मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बातें होती हैं। बहरहाल ये है कि रैंक हम डिटरमिन करते हैं ऑफ अ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, जितना रैंक होता है उतने ही Li वेक्टर्स होते हैं इन अ सेट, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर नाउ ये जो बुक है अब आपके पास ये एप्लेविच है जिससे अब ये नोट्स हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या चीज है, LI/LD फॉर नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस फ्रॉम एप्लेविच, और रैंक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड इक्विवेलेंस। लेट ए, अब देखो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटेशन है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। A is a matrix having elements from the vector space M cross N, और वो वेक्टर स्पेस जो आपके पास अब वो डिफाइंड ओवर द फील्ड F है। अब F कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स। हम रियल में बात करेंगे तो F इज फॉर अस इट इज ऑलवेज द रियल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारे केस में। बाद में कॉम्प्लेक्स भी होता है, ठीक है। The rank of A is a dimension of the largest square submatrix that has non-zero determinant and that is obtainable from A by deleting rows or columns or both. अब ये जुमले के अंदर इसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है इस जुमले के अंदर, तो मैं I'll try to explain this sentence. इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। उसने कुछ लफ्ज भी यूज किए जो मैं पहले आपको नहीं बताए। The rank of A is the dimension of the largest square submatrix. तो I'll make a matrix like this. मैं एक ऐसा मैट्रिक्स बनाता हूं, ठीक है, और इसके अंदर अगर ये एंट्रीज हैं, मेनी एंट्रीज। वो ये कहता है कि क्या ये आपके पास रेक्टेंगुलर है या नहीं है? बिल्कुल रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर है सर। 1 2 3 अबे है, बिल्कुल है, ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल है, सही बनाया मैंने। वो ये कहता है यहाँ पे कि you determine, because this is a rectangular matrix, you cannot compute the
mod of A that is a determinant you cannot compute, तो तुम नहीं बता सकते कि Li है या नहीं है सेट ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, मैं अगले लेक्चर में कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इन वेक्टर्स की इंटरप्रिटेशन भी बताऊं कि रोज या कॉलम्स के अंदर ये दोनों तरीके से तुम वेक्टर स्पेस बना सकते हो, ठीक है। यहां पे क्या चीज है कि आपके पास लेट सपोज वो कहता है द रैंक ऑफ ए, दिस इज ए, इज द डायमेंशन ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स। तो ये तुम्हारे पास एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, एक तुम्हारे पास स्क्वायर सब मैट्रिक्स ये हो गया, दूसरा स्क्वायर सब मैट्रिक्स तुम्हारे पास ये हो गया, तीसरा स्क्वायर सब मैट्रिक्स तुम्हारे पास ये हो गया, ठीक है। ये तीनों तुम्हारे स्क्वायर हैं। वो कहता है द रैंक ऑफ ए इज द डायमेंशन ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स दैट इज नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। तुम पहले ये ग्रीन वाले का डिटर्मिनेंट निकालो, अगर इसका नॉन जीरो आ गया इसका मतलब है कि ये चार वेक्टर्स इसके अंदर एल आई है। अगर उसका तुम्हारे पास जीरो आ गया इसका मतलब है नहीं, चार तो एल आई नहीं है। अब तुम फिर मैजेंटा का कंप्यूट करोगे, अगर मैजेंटा का आ गया तुम्हें अंदाजा होगा कि यार तीन वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट है, अगर उसका भी तुम्हारे पास जीरो आ गया यू गो टू रेड। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि द डायमेंशन ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स दैट इज नॉन जीरो डिटर्मिनेंट एंड दैट इज ऑब्टेनेबल फ्रॉम ए बाय डिलीटिंग रोज और कॉलम्स और बोथ। ये जो कॉन्सेप्ट है ना बाय डिलीटिंग रोज और कॉलम्स और बोथ, ये कॉन्सेप्ट है रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म्स का। ये एशेलॉन फॉर्म्स का मतलब ये होता है कि हम जीरोस इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं बाय डिलीटिंग रोज और कॉलम्स, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसने कहा तुम ये कैसे बता सकते हो, तुम एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद तुम ये जब कंप्यूटेशन परफॉर्म करोगे तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा इसमें एल आई कितने हैं। अच्छा अच्छा, लेट द ith रो, अच्छा ये कि यहाँ ये बेसिक बात हो गई, आगे चलते हैं। लेट द ith रो ऑफ A which is an element of F m cross n be written as AI। अब उसका यहाँ पे वो कहता है ith रो की मैं बात करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं सब लिखता चला जाता हूँ ताकि ये कि एग्जैक्टली दिस इज m क्रॉस n, और मेरे क्योंकि हम यहाँ पे बात करते हैं रियल नंबर्स की तो m क्रॉस n है, तो m रोज है इसकी, तो इसकी 1 2 m रोज है, और कॉलम इसके कितने हैं n कॉलम्स है, तो 1 से लेके n कॉलम्स तक। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स हो गया A, ठीक है। अब वो ये कहता है कि ये जो A मैट्रिक्स है उसके लेट द ith रो ऑफ A which is an element of m f m cross n be written as AI। तो वो कहता है ith रो इसकी मैं बात करता हूं, तो मैं चलो मैं इसको कहता हूं कि ये ith रो है इसकी, और ये मेरे पास हो गई ये ith रो इसके अंदर हो गई, ठीक है। ith रो आपके पास जो आपके पास है उसके अंदर एंट्रीज कितनी है, उसके अंदर n एंट्रीज हैं। जो ith रो है उसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो 1 2 से लेके आपके पास, तो दिस इज 1 क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये तो बस AI रो हो गई। गिवन द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट रोज, अब वो कहता है कि यहाँ पे कितनी रोज हैं तुम्हारे पास, वो कहता है कि भाई AI से लेके AM तक तुम्हारे पास बहुत सारी रोज हैं, AI से लेके AM तक, ये तुम्हारे पास A1 हो गई A2 हो गई, इस तरह AM तक तुम्हारे पास ये सारी रोज हैं। तो ये सारे के सारे वेक्टर्स बनते हैं इन अ वेक्टर स्पेस। अब मुझे डिटरमिन करना है क्या ये आपस के अंदर क्या Li हैं या LD हैं, वो ये डिटरमिन करना चाह रहा है। गिवन एनी सेट ऑफ डिस्टिंक्ट रोज नॉट नेसेसरीली एडजेसेंट इन ए, कोई जरूरी नहीं है कि साथ हो, आगे पीछे भी हो सकती है। देन इफ देयर इज नो सेट, ये वही बात है जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका, एक डिफरेंट मतलब ये कि मेथड से उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की Li और LD। कोएफिशिएंट्स ऑफ F in F containing at least one non-zero entry and for which all this is a row of zeros, then the rows are said to be linear independent। ये exactly वही बात है कि अगर तो मेरे पास इन सबको ऐड कर दूं और ऐड करने के बाद तुम्हारे पास जो है ना आंसर उसी वक्त जीरो आ सकता है जब अल्फा i से लेके अल्फा k तक सारे जीरो हो, तब तो ये आपके पास Li है। अगर ये नहीं है इस तरह तो ये LD है। The rank of A will be shown to be the number of linearly independent rows or similarly columns contained in the matrix। अब जितना जो आपके पास जितना रैंक इसका निकलेगा ये आपके पास उतनी लीनियर इंडिपेंडेंट रोज होंगी, या किसी तरह लीनियर इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम्स मैंने निकाल लिए तो उतना ही आपके पास जो है वो उसका रैंक होगा। यदि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं इसको समझाता हूँ यहाँ पे, जो यहाँ पे उसने लिखी हुई है, इस बात को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ये कहता है इफ A is an element of m cross n, और वो ये कहता है कि रैंक ऑफ A is m, the matrix is said to have full row rank। अगर मैट्रिक्स का रैंक तुम्हारे पास m हो गया तो उसका फुल रो रैंक है, रो, दिस इज रो f m क्रॉस n
दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम। तो अगर किसी तरह उसका रैंक m हो गया ना तो वो फुल रो रैंक कहलाएगा, और अगर n हो गया तो फुल कॉलम रैंक कहलाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है और वो लिखा हुआ है 2 क्रॉस 7, तो यहाँ पे उसका रैंक जो है ना वो 2 से नहीं बढ़ सकता, ठीक है, जो लोएस्ट नंबर होता है उसमें जाता है वो। इसी तरह अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है A इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और आपके पास 8 क्रॉस 9, वेट अ मिनट 8 क्रॉस 3, इसका रैंक आपके पास 3 से नहीं बढ़ सकता। रैंक ऑफ A कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, ठीक है, इज इक्वल टू और लेस देन 3 होगा ये आपके पास। और यहां पे रैंक ऑफ A कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2 और लेस। तो ये कॉन्सेप्ट है। ये तो हमारा जो मैट्रिक्स है ये इस तरह का मैट्रिक्स है, फ्लैट मैट्रिक्स। ये तो हमारा स्किनी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें, ताकि आपके पास इसके अंदर 8 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, इसके अंदर 2 रोज हैं और 7 कॉलम्स हैं, ठीक है। बहरहाल ये कि ये रैंक का कॉन्सेप्ट है आपके पास कि फुल रो रैंक या फुल कॉलम रैंक क्या होता है। आगे चलते हैं। यहां पर अब ये वो कॉन्सेप्ट है आपके पास, इंट्रोड्यूसिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन माय मैट्रिसेस। ये वो एशेलॉन फॉर्म्स की जो आपके पास बातें हैं। एक सेकंड ठहरिए जरा। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो है ना, आप गौर से देखें कि यू हैव अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, ये जो ऑपरेशन आप कर रहे हैं या स्क्वायर मैट्रिक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर के अंदर तो डायरेक्ट हमारे पास डिटर्मिनेंट हम निकाल दें तो उससे मसला हल हो जाता है। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है कि यू हैव नॉन स्क्वायर दैट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और वो आपके पास ये मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर उसने क्या किया, अब देखो ये बहुत बच्चों वाले ऑपरेशन है, मैं ये बच्चों वाले ऑपरेशन यहाँ पे करके टाइम ज़ाया नहीं करूंगा। उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ये आपके पास, ये आप बुक से भी देख लेना और कुछ भी नहीं है, कि उसने क्या किया कि R1 प्लस R2 किया। इस रो को उसने जो है ना आपके पास, इस रो को आपके इसने ऐड किया इसके अंदर, तो और आपके पास रिजल्ट जो है, तो एक मिनट, नहीं ऐड नहीं किया, एक्सचेंज किया। ये मुझे असल में ब्लर इतना हुआ है कि मुझे नजर नहीं आया। उसने ये लिखा हुआ है कि वो ऊपर ले गया उसको और इसको नीचे ले आया, ठीक है। और उसके बाद वो अल्टीमेटली क्या करेगा इसके अंदर, मतलब इसके अंदर पिवट्स निकालता है। ये सब अंडरग्रेड लीनियर अलजेब्रा है, वो आप देख लेना, कोई मसला नहीं है। फिर यहाँ पे उसने सारा लिखा हुआ है -2R1 एडेड टू R2, और मतलब यहाँ पे -2R1 प्लस R2, और फिर -R1 प्लस R4, ये सब अंडरग्रेड की चीजें। वो करते करते सारे ऑपरेशन उसने परफॉर्म किए, इंट्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। अब उसने यहाँ पे निकाला कि जी मेरे पास यहाँ पर, उसने कहा कि मेरे पास जो मैट्रिक्स था A, उसका डायमेंशन क्या था, उसका डायमेंशन आपके पास था 4 रोज एंड 3 कॉलम्स डिफाइंड ओवर दिस। मुझे पता है कि यहाँ पे जो इसका रैंक है, क्या 4 हो सकता है? कौन जब बताएगा? नहीं हो सकता। हाँ, नहीं सर, नहीं हो सकता। 4 नहीं हो सकता, इसका 3 या 3 से कम होगा। तो यहाँ पे जब उसने कंप्यूटेशन की, तो जब उसने कंप्यूटेशन करने के बाद यहाँ पे देखा, तो ये आगे पिवट एंट्रीज कहलाती हैं। अंडरग्रेड लीनियर अलजेब्रा को उठा के देख लेना, सब समझ में आ जाएगा, पिवट एंट्रीज हैं। तो आपके पास जो इंट्रोड्यूस हुई वो पूरी एक आगे रो जीरो की इंट्रोड्यूस हो गई इसके अंदर, और बाकी सारे नॉन जीरो आगे रोज के लिहाज से, अगर हम देखें रोज के लिहाज से, तो मेरे पास इसका रैंक 3 बनेगा। और क्योंकि कॉलम्स इसके 3 थे तो हमारे पास फुल कॉलम रैंक कहलाया ये, क्योंकि कॉलम आपके पास इसके 3 थे तो रैंक इसका 3 है। अगर किसी तरह ये भी 0 हो जाता तो आपके पास इसका रैंक 2 होता, और ना ये फुल कॉलम रैंक होता, ना ये फुल रो रैंक होता, ठीक है। अगली एग्जांपल हम देखते हैं। ए मैट्रिक्स आपके पास है, इसको ट्रांसफॉर्म किया विद ऑल दीज ऑपरेशंस, इंट्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। मेरे पास ये आया, तो आई हैव वन कंप्लीट रो ऑफ 0। यहाँ पे मेरे पास इसका रैंक जो है ना दैट इज 3। मेरे पास रैंक यहाँ पे तुम देखो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका अगर तुम डिटर्मिनेंट निकालोगे ना, क्या आना चाहिए, क्या ख्याल है? 0, क्योंकि ये एलडी है। क्यों एलडी है? क्योंकि मुझे पता चल गया इसका रैंक 3 है। अगर इसका रैंक 4 होता ना, इसका रैंक 4 होता तो ये एलआई होते। अगर इसका रैंक 4 होता तो ये एलआई होते। इसका रैंक 3 है, और ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है,
ठीक है, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, मुझसे पूछो अगर कोई बात हो, क्योंकि बिल्कुल ओवरफ्लो ना हो जाए इंफॉर्मेशन सारी। ये जो आगे के पेजेस है ना, ये सारे अंडर ग्रेड की मैथ्स है जो आगे बस रो रेड्यूस एशेलॉन फॉर्म्स प्रोड्यूस करते हैं और कुछ भी नहीं है, जो कि मैं इंक्लूड कर दिया है, लेकिन मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं कि भाई एक रो में से इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दूसरे में से माइनस करो तो जीरो आ जाएगा, फिर ये करो, वो सब स्टेप्स वहां पे गिवन है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपके पास कि मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स था, उसका रैंक मेरे पास जो है ना वो फुल रैंक नहीं था। जब फुल रैंक नहीं है इसका मतलब वो एलआई नहीं है, मतलब है वो स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ध्यान में रखना, लेकिन इसके अंदर 3 वेक्टर्स इंडिपेंडेंट है, चौथा नहीं है। ये मतलब बनता है इस केस के अंदर। आगे यहां पर मैं इन दो को करने के बाद फिर मैं आज का लेक्चर रोक देता हूं टिल हियर। दिस इज 14th November 2020। बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल शुरू करेंगे। ये क्या है यहाँ पे, ये गौर से देखो, एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑपरेशंस इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन माय सिस्टम, और कुछ भी नहीं है, ये मतलब है यहाँ पे। बाकी नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नोटेशन आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ, क्योंकि ये बहुत सारी बुक्स में बहुत डिफरेंट नोटेशन होती है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर एलिमेंट्री मैट्रिसेस, द फॉलोइंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस एंड देयर इनवर्सेस आर ऑफ कंसिडरेबल कॉन्सेप्चुअल यूज इन मैट्रिक्स अलजेब्रा, दे आर मॉडिफाइड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटेशन, दे डू नॉट चेंज आइदर द डायमेंशन और द रैंक। ये कुछ भी चेंज नहीं करते। तो उसने पहला का ये उसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है कि जी आपके पास एच आई जे बी द इंटरचेंज ऑफ रोज एच एन रोज आई एन जे। तो यहां पे उसने कहा कि जी आपके पास एच आई जे का मतलब है कि मैं आई और जे को मतलब ये कि इंटरचेंज कर रहा हूँ। द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज एच आई जे -1। इसका मतलब ये है कि आपके पास मैं जो आई जे को इंटरचेंज मैंने किया, मैं जे आई को इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो ये इस तरह करके ये असल में चीजें जो है ना ये ज्यादा यूज होती हैं जब आप जो है ना वो एलयू डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं। तो लेट मी फिनिश दिस, फिर मैं एलयू डिकम्पोजिशन की एक बात बताता हूँ, उसके बाद फिर आज का लेक्चर एंड करते हैं। Let hi alpha be the multiplication of all elements of row I by scalar alpha not equal to 0. The inverse transformation hi minus inverse alpha is hi 1 over alpha. वो कहता है कि जी आपके पास ये दोनों चीजें सेम है, और अगर मैं कहता हूँ hi alpha, इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि जी मैं एक आपके पास मैट्रिक्स है और उसकी एक सर्टेन रो है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विद अल्फा। इसका ये मतलब बनता है hi alpha का। रो आई एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रो आई बाय स्केलर अल्फा, और ये इसका मतलब ये है। तीसरा तुम्हारे पास जो है एच आई जे अल्फा बी द एडिशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रो जे एंड स्केलर अल्फा टू रो आई, द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज दिस वन। तो ये तुम्हारा उसकी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे इसकी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ये है, और यहाँ पे वो क्या कहता है एच आई जे अल्फा, अगर आपके पास लिखा हुआ है एच आई जे अल्फा, उसका मतलब क्या है, बी द एडिशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रो जे एंड स्केलर। तो रो जे तुम्हारे पास जो है उसको तो मल्टीप्लाई करो किससे, अल्फा से, और उसको तुम रो आई में ऐड कर दो। तो ये ऑपरेशन आपके पास ये बनता है। अच्छा, ये ऑपरेशन सारे के सारे ऐसे हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं, ये इस वजह से होता है, मतलब क्योंकि अंडरग्रेड में लीनियर अलजेब्रा हम लोगों ने अक्सर उन्हें सही तरह नहीं पढ़ा होता, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा होता है। असल में मसला ये होता है कि जब हम मैट्रिसेस को जैसे मैटलैब कंप्यूट करता है, तो वो आपके पास जब उसको रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म बनानी होती है या उसको इनवर्सेस कंप्यूट करने होते हैं, वो उस तरह नहीं करता जिस तरह हम लोग कर रहे होते हैं। वो असल में ये वाले मैट्रिसेस कंप्यूट कर रहे होते हैं। इससे फिर वो एक मैट्रिक्स, मतलब मैं एक बात क्विकली यहाँ बताता हूँ क्योंकि आगे ये सारा आगे जो कॉन्सेप्ट है आपके पास ये रोज के साथ मतलब कॉलम्स के साथ हो गया पहला, मतलब ये जो आपके पास है, और ये वाला सारा जो है ना आपके पास रोज के साथ है। मतलब मैं जो एक बात यहाँ पे बता रहा हूँ कि जी अगर आपको बनाना है ए मैट्रिक्स का इनवर्स कंप्यूट करना है, आप क्या करोगे, नॉर्मल आप करोगे जी ए इनवर्स आपके पास करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए ओवर मॉड ऑफ ए डिटरमिनेंट ओवर द डिटरमिनेंट। ये बेसिक मेथड है जो हम हाथ से करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर। लेकिन जो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग की बुक्स हैं वो कहते हैं ऐसे मत। न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग की बुक्स आपके पास क्या कहती हैं कि आपके पास अगर आपको ए इनवर्स कंप्यूट करना है तो आपको ये पता है कि जी मेरे पास अगर मैं इसको ए इनवर्स यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा आई। ये मुझे पता है ऑपरेशन कि अगर मैं ए इनवर्स मतलब ये कि इसको लेफ्ट मल्टीप्लाई करूं या मैं राइट मल्टीप्लाई करूं, आई विल गेट द आई मैट्रिक्स। वो ये कहते हैं, समझना यहाँ पे बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ
कि वो ए मैट्रिक्स को आपके पास यहाँ पे लिखते हैं, लेट्स सपोज वो गया 1 2 3 4, और यहाँ पर वो आपके पास क्या करते हैं, वो आपके पास इसको लिख देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू आइडेंटिटी, इसको आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। जब इसको आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो जो ऑपरेशंस यहाँ पे हो रहे होते हैं वही ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म होते हैं, अल्टीमेटली ये ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह का अप्रोच है जो यूज मैं काम करूंगा अभी, शायद लगता है मुझे, मैं थोड़ा सा इसको मतलब ये कि और बहुत ज्यादा जो है ना मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना चाह रहा। ये जो दो आपके पास स्लाइड्स हैं इनको गौर से देखना, पेज 13 और पेज 14 को। तो कल हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये क्या बहुत ज्यादा कोई आवाज डिस्टॉर्शन हो रही है क्या? एफाज, अच्छा एफाज तुम्हारा माइक खुला हुआ है, एफाज तुम्हारा माइक खुला हुआ है। अरे ठीक है, थैंक्स अ लॉट। कल इंशाल्लाह फिर हम शुरू करते हैं, प्रोबेबली शायद हम 3:15 पे शुरू करें, मैं आपको लोगों को बता दूंगा इंशाल्लाह। सर इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे लिख देना इंशाल्लाह। सर इसका वीडियो लिंक डाल दीजिएगा अपने पेज पे। ठीक है इंशाल्लाह जरूर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम